एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में वो लड़की हमारे एमसी से गलती में कह पड़ती है कि तुम्हारी शकल उस बंदे से मिलती है जिस बंदे ने इसको परेशान किया था, जिसका ट्रॉमा जिसके कारण उसे हुआ है। ये बात जानकर एमसी काफी शॉक होते हुए पूछने लगता है कि उसका चेहरा मेरे जैसे मिलता है। समझ नहीं आया ये बात, और तभी इस लड़की को होश आता है कि इसे तो ये बात बतानी नहीं चाहिए थी, और वो अपना मुंह को छुपाने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही कह दिया है। लेकिन एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा रेयर वाली बात है, और वो अपने इस काम को छुपाने के लिए हमारे एमसी के चेहरे पर एक जोरदार पंच दे देती है और उससे कहने लगती है कि ये बात तुम भूल जाओ जो मैंने अभी तुमसे कहा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बंदे को मेरी बिग सिस्टर सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह अंदर से बहुत ही डरावना और बेकार बंदा था, क्योंकि उसी बंदे के कारण मेरी बिग सिस्टर को साइकोलॉजिकल शैडो से गुजरना पड़ रहा है। उन्हें एक ऐसा ट्रॉमा मिला जिससे कि वे जब भी किसी भी लाल कलर की चीज को देखती हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, भले ही वे लाल कपड़ा ही क्यों ना हो। और वो वहीं पर किसी पागल की तरह चिल्लाने लगती है कि मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। और इसीलिए हमारी बिग सिस्टर काफी ज्यादा एक्सट्रीमली इनसिक्योर बन गई थी वहां पर, और वो काफी ज्यादा डरती भी है। ये बात जानने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, उसे डराने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे रेड कलर के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती बस। तभी वो लड़की कहने लगती है कि आफ्टर ऑल सीधी सी बात है कि तुम पिछली बार इसे क्यों डरा पाए थे, क्योंकि इसकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके ठीक होने में लगी थी। लेकिन ये बात ऐसी है कि अगर अचानक से तुम्हें इतने ज्यादा मात्रा में ब्लड उसे दिखा दोगे तो ये बात सीधी सी बात है कि वो डर जाएगी। तभी हमारा एमसी उससे अभी माफी मांगने लगता है और हाथ जोड़कर कहने लगता है कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि इस तरह की गलती मैं फिर से कभी नहीं करने वाला। और पूछने लगता है कि मैं इस बात को लेकर क्यूरियस हूँ कि आखिरकार तुमने जिस बंदे के बारे में कहा था कि उसकी अपीयरेंस बिल्कुल मेरे से मिलती है उसके बारे में क्या। लेकिन ये लड़की हमारे एमसी को इसके बारे में बिल्कुल ही बताना नहीं चाहती, तो इस बात को टालने के लिए वो आगे बढ़कर उसका चेहरा पकड़ लेती है और जोर से दबाते हुए उससे कहने लगती है कि इससे कोई बात फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम इस बात को लेकर कितना ज्यादा क्यूरियस हो। इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा तुम्हारे जैसा दिख जाए। और इस बात से हमारा एमसी भी एग्री होता है और कहने लगता है कि ये तो नॉर्मल बात है। और जब ये लड़की हमारे एमसी के ऊपर चढ़ी रहती होती है तो उसे भी शर्म आ रही होती है और कह रही होती है कि हमारी जो बिग सिस है वो तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करती है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब भी वो तुम्हें देखती है तो वो जिस बंदे को पसंद किया करती थी उस बंदे को तुम्हारे अंदर महसूस करती है। लेकिन ये बात हमारे एमसी के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही होती और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम उस लड़की को बिल्कुल भी इस बात की होप मत दो कि मैं उसे पसंद करने लगूंगा, क्योंकि जो मेरा दिल है वो ऑलरेडी किसी और लड़की ने ले रखा है, और मेरी जो हैंडसमनेस है वो मुझ पर और बिलोंग नहीं करती, वो किसी और के लिए बिलोंग करती है। और तभी वह जियाओ मीमी की उसे फोटो दिखाता है और कहने लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसे ही पसंद करता हूँ। ये सुनकर वो लड़की उससे पूछने लगती है कि जियाओ मीमी क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी, अभी तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में जरूर होगी। तभी पूछती है कि आखिरकार ये बंदा कौन है बगल में। फिर एमसी बताता है कि ये बस टेम्पररी सब्स्टिट्यूट है और बस ये मेरा उसका ख्याल रखने में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। और वो पागल होता है इस लड़की के लिए। इस बंदे को ये तक नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार उस लड़की ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है इसमें, वो बस पैसे के पीछे भाग रही है। तभी वो बताने लगती है कि तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम दोनों की मुलाकात कैसी हुई। तभी ये भड़वा एमसी वहां पर खड़ा होता है पोजीशन में और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था कि सभी लोग हमारे प्योर लव के बारे में जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले कई साल पहले जब वो है मिडिल स्कूल में हुआ करता था, और उस समय पर वह अचानक से किसी पागलों की तरह वहां से जा रहा होता अपनी क्लासेस खत्म कर। और जब मैं छोटा हुआ करता था मुझे मेरी फैमिली के द्वारा अबंडन कर दिया गया था, और उसी समय पर जब साइकिल से जाता है तो सारी की सारी लड़कियां इस पर हंस रही होती है क्योंकि उसके पीछे से कपड़े जो गंदे हो जाते हैं। और बताने लगता है हमारा एमसी कि मुझे अगर सर्वाइव करना है तो मुझे हर एक चीज करनी होगी, और इसे सर्वाइव करने के लिए मैंने वहाँ पर एक जॉब ली। यहाँ पर मैं हेयर कटिंग करता था और कई सारी स्किल्स भी सीखी, और यहाँ पर आकर वो टोटली तरीके से बदल भी जाता है। और सामने से एक बंदा निकलकर उससे कहने लगता है कि जुनमू तुम कुछ आज ज्यादा जल्दी ही नहीं आ गए। खैर वो सब छोड़ो, वैसे भी हॉलीडे का समय स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर कई सारे कस्टमर्स आ जाएंगे। और तभी हमारा एमसी एक बंदे बाल काटने जाता है और उससे पूछने लगता है कि सर आप क्या कटवाना चाहोगे, मतलब किस तरीके की डिजाइन लगवाओगे। वो बंदा कहने लगता है कि मुझे बस ट्रिम करवानी है। लेकिन हमारा एमसी तो भाई एक नंबर का है, वो कतई पोजीशन में स्टाइल मारने लगता है इधर से उधर लेफ्ट से राइट, और पूरे के पूरे इधर उधर हाथ पैर पकड़ाते पकड़ाते पता चलता है कि इसने तो इस बंदे को पूरा टकला कर दिया। और कहने लगता है कि अगर कर तुम्हें क्या लग रहा है इसके बारे में। ये तो बस एक साइड स्टोरी थी। और बताने लगता है कि उसी समय मैंने मेमी से सब पहली बार मिला था, जहाँ पर उसकी की पूरी स्मेल शैम्पू से भरी हुई मुझे आने में लगी हुई थी। हाँ गाइस, यही जो सामने बंदा ज्यादा दिखने वाली बंदी है ना, वही मेई है। और वो कहने लगती है कि मैं ट्रिम करवाना चाहती हूँ। हमसे हमारे एमसी की तो मार पड़ गई होती है, वो भी गंदी तरीके से। और तभी वो फिर से चालू हो जाता है अपनी एक्टिंग मोड में, और फालतू की एक्टिंग के साथ वो उस मेई को पूरा का पूरा चकाचक बना देता है, कतई हॉट बना देता है पहले के मुकाबले में। और वह कहने लगती है कि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बन गई। और वह हमारे एमसी का धन्यवाद करने के लिए उसके हाथों को पकड़ लेती है। और फिर क्या, बस पट गया इसकी क्यूट सी स्मेल देखने के बाद हमारा एमसी। और यही इसका फर्स्ट साइड का लव था, पहली नजर का प्यार। और उसके बाद वह दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। और ये सारी की सारी कहानी सुनने के बाद ये लड़की कुछ डाउट होता है, जहाँ पर हमारा एमसी उसे आगे की कहानी बताता है और कहने लगता है कि मेई ने मुझे ये भी कहा था कि उसकी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन मैं हुई हूँ, जहाँ पर उन दोनों ने काफी ज्यादा समय साथ में गुजारा है। और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हमारी इस रिलेशनशिप को कम से कम 5 साल
गुजर चुके हैं। तभी वो लड़की अपना हाथ उठाती है और उससे कहने लगती है कि सर एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर वो उसकी जिंदगी में तुम इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते तो आखिरकार वो किसी और बंदे को डेट क्यों करती? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं क्या बस वो है बंदी, आई मीन मई में सिर्फ टेम्पररी दूसरे बंदे को डेट करने में लगी हुई, जाने कि वो बंदा बस उसका ख्याल रख रहा है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे पूछने लगती है कि तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो इस बात को लेकर। तभी एमसी हंसता कहने लगता है कि तुम्हें अभी भी ये बात समझ नहीं आई कि इन 5 सालों में जो लिटिल मई है उसने कई सारे बॉयफ्रेंड्स बदले हुए हैं और कोई भी ऐसा रिलायबल बंदा नहीं था। आफ्टर ऑल ये बंदी सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही तो प्यार करती है, ये अंदर से बहुत ज्यादा अकेली है और उसे प्यार नहीं मिल पा रहा। और अगर वह अकेली है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो मेरे बारे में सोचेगी। मैं तुम्हें ये सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि लिटिल मई ने मुझे बताया था। जो भी बंदा उससे कन्फेस करता है वो उसे हर्ट नहीं करती और वो उन पर दया दिखाती है और उनके साथ कुछ समय के लिए रिलेशनशिप पे रहने लगती है। क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूँ, आफ्टर ऑल उस लड़की के लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा हूँ। ये सारी की सारी कहानी को हमारी ये बिग से सुनने में लगी होती है और इसकी इस तरीके की बातों सुनने के बाद वो अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में याद करने लगती है जिसने उसे यह ट्रॉमा दिया था, जहाँ पर उसने भी उसे यही बात कही थी कि तुम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ये सोचने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उदास हो जाती है और जैसे वो जोर से दरवाजा बंद करती है तो वो लड़की उसकी आवाज को सुन लेती है और दोनों के दोनों बात ये बात समझ जाते हैं कि हमारी बिग सिस वहाँ पर उन्हें होश आ चुका है। और वो एमसी से कहने लगते कि तुम जल्दी से जाकर उससे माफी क्यों नहीं मांगते। और हमारा एमसी वहाँ पर जाता है और उसे सिस्टर मैंगले के अगर बुलाकर उससे माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि एक असली मर्द अपनी की गई कारनामों की अपनी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और अब जबकि मैं एक मैनली मैन हूँ, मैं जुनबो ये गारंटी देता हूँ आपको कि मैं आज से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ये बंदी तो मुझे पूरी तरीके से इग्नोर मार रही है, लेकिन ये लड़की भी उसमें क्या कर सकती है। तभी अंदर से आवाज आती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तभी एमसी पूछने लगता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो बताने लगती है कि यहाँ पर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देती हूँ, तुम उन 2 में से एक चुन लो। पहला वन तो ये है कि तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बल टिक जाओ और कहो कि ये तुम्हारी गलती थी। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और तभी वो लड़की एक और ऑप्शन देती है और कहने लगती है कि सेकंड ऑप्शन ये है कि तुम अपनी रिलेशनशिप जो लिटिल मई है उसके साथ खत्म कर लो। ये बात सुनने के बाद एमसी को इतना जोर का झटका लगता है कि वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और शॉक के मारे कपकपाने लगता है और कतई गुस्से से भर जाता है और गुस्से में आकर वहां से निकल जाता है और कहने लगता है किसी फर्क पड़ता है तुम्हारी माफी का और तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम किसे इस तरीके की रिक्वेस्ट के बारे में जो कि अनरीजनेबल है सजेस्ट करने में लगी हुई हो। और हमारा एमसी गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है और कहने लगता है कि तुम तो इस बारे में बस सपने में सोचते रहना। और ये सारी लड़की सारी की सारी घटना को देखने में लगी होती है और जब हमारा एमसी इस वू मैंगलियान की बातों को नहीं मानता तो ये लड़की काफी उदास हो जाती है और गुस्से में अपने हाथों को बंद करती है। और ये सारी की सारी सिचुएशन में जब ये लड़की देख रही होती है तो ये समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लगता है कि हमारी मैंगलिंग को हमारा एमसी पसंद आ गया। ऐसा 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 बस एक ख्याल है, रियलिटी नहीं है शायद। तभी हमारा एमसी कमरे में आकर जोर से चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है कि कितनी ज्यादा शर्मनाक बंदी है ये तो। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है और वो देखता है तो उसको देखकर शॉक हो जाता है और उसे एक मैसेज आया हुआ होता है और वो मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मैं इसकी लिटिल मई का होता है। और वो कह रही होती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था मैंने उसके साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है और मैं इस बात काफी ज्यादा उदास हूँ, क्या तुम आ सकते हो और मुझे कंफर्ट कर सकते हो। और इस चीज मैसेज को देखने के बाद हमारा एमसी को ज्यादा ही खुश हो जाता है। दूसरी तरफ वो लड़की अपने लैपटॉप में काम ही करने में लगी होती है और वो देखती है कि हमारा एमसी हुर्रे हुर्रे चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वो बंदा मेरी लिटिल मई के पास सब्स्टिट्यूट है। और खुशी मनाने में लगे उसे बताने लगता है कि मोबाइल दिखाकर और कहने लगता है कि तुमने देखा उस लड़की ने ऑलरेडी उस बंदे के साथ ब्रेकअप कर लिया है और जो तुमने कहा था वो बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बात सुनकर ये लड़की को कुछ ना कुछ तो डाउट होता है, जहाँ पर हमारा एमसी फिर से कहने लगता है कि तुम्हें देख में आया। जब भी वो उदास महसूस करती है वो हमेशा मुझे बुला लेती है और ये लड़की उसके मैसेज को ध्यान से पढ़ने लगती है। यहाँ पर हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और क्या लगता है कि जैसे कि मैंने उम्मीद किया था जो लिटिल मई की अनलिमिटेड चॉइस होगी वो आखिरकार मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरा जो इनिशियल चार्म वो उसकी सोल के अंदर उसकी आत्मा के अंदर घुस चुका। इसकी इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद इसको वाकई बहुत ज्यादा बेकार लग रहा होता है और इतनी खुशी बना ही रहा होता है एमसी। तो इसकी सारी की सारी इस सिचुएशन को ये हमारी मैंगलियान देखने में लगी होती है। दूसरी तरफ हमारा एमसी बिल्कुल सज धज के अपने लिटिल मई के साथ मिलने के लिए जा रहा होता है और क्या लगता है कि मेरी जो परफेक्शन चार्म है वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार है और बढ़िया परफ्यूम लगा के जा रहा है और काफी खुश हो रहा होता है बंदा और खुश होते होते वहां से निकल पड़ता है। और तभी सामने जैसे ही वो वहां पर निकलने वाला होता है तो एक लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है जिसको देखकर हमारा एमसी काफी डर जाता है। और ये लड़की और कोई नहीं होती है बल्कि मैं वही लड़की होती है जिसको हमारे एमसी ने ब्लड से डराया होता है और वो कह रहा होता है इसको देखकर कि तुमने तो मुझे वाकई में डरा दिया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और वो अपने आप को शांत करता है और उसे इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। तभी पता चलता है कि हमारे एमसी का मोबाइल बजने लगता है और पता चलता है कि ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि वो उसी लिटिल मई का है और वो उस लड़की के लिए पूरी तरीके से पागल हो रखा है। जहाँ पर जैसे वो रोना चालू कर देती है तो हमारा एमसी उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है और कह रहा
होता है, क्या हमें कॉफी शॉप पे जाकर मिलना चाहिए? ठीक है, मैं वहीं पर पहुंच जाता हूँ, चिंता मत करो तुम। तभी ये लड़की हमारे एमसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा एमसी उसे पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए लिटिल मिमी से बात करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। और जब हमारा एमसी वहां से जाने वाला ही होता है तो वो लड़की गुस्से में आकर हमारे एमसी से कहने लगती है कि आज रात का जो डिनर है वो तैयार नहीं है। और वो कतई गुस्से में देख रही होती है हमारे एमसी को, जो हमारे एमसी देखकर इसकी सटक जाती है। लेकिन वो लड़की हमारे एमसी से कहने लगती है, क्या तुम अपने काम को इस तरीके से छोड़कर जाना चाहते हो? अगर तुम यहाँ पे काम छोड़कर जा रहे हो तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमारा एमसी उसके मुंह पे डायरेक्टली जोर से कह देता है कि मैं आज की छुट्टी करना चाहूंगा, क्या ये ठीक नहीं है? और मैंने ऑलरेडी पूरे के पूरे दिन भर काम कर लिया है। और बात करें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो उसमें साफ साफ ये बात लिखा हुआ है कि मैं मंथ में 3 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। और भाई सही खेल गया लौटना इस समय पर। ये बात सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि ठीक है मैं समझ गई, और देखकर भाई कुछ तो लग रहा है ये कांड करने वाली है कुछ। लेकिन हमारा जो एमसी होता है वो लिटिल मिमी के प्यार के चक्कर में पागलों की तरह वहां से निकल पड़ता है। और जब बाहर जा रहा होता है तो वहां पर एक लड़की हो रही होती है, वही वाली जिसने हमारे एमसी को गंदे तरीके से पीटा था। उसे देखकर वो काफी शौक हो जाता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कोई और नहीं बल्कि मैं सिक्स्थ सिस्टर होती है, जिसका नाम जुन बाओ होता है, बाओ कहते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी इसे हेलो करने की कोशिश करता है तो ये जुन बाओ है उसको कहने लगता है कि चल निकल पहली फुर्सत में। और हमारा एमसी से इग्नोर मार के बेइज्जती करवा के निकल भी पड़ता है। और जब ये यहाँ से जा रहा है तो काफी खुश नजर आ रहा है। ये देखकर जुन बाओ को कुछ डाउट होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा किस बात के लिए इतना एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। और वो अपने बॉडीगार्ड से कहने लगती है कि अब मैं घर पर आ चुकी हूँ, तुम पहली फुर्सत में यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? दूसरी तरफ जो वो मैंगलेंग होती है वो यहाँ पर मुस्कुराने लगती है, इसके दिमाग में कुछ तो खुराफाती आइडिया जरूर होगा। और तभी एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ता है और कह रहा होता है कि लिटिल मिमी बस मेरा इंतजार करो। और वो दरवाजा खोलता है, अंदर जाने लगता है और कहने लगता है कि लिटिल मिमी मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए। और वहीं पर हम उस लिटिल मिमी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो कतई बवाल है बवाल। और वो गुलदस्ते को देखती तभी हमारा एमसी उसे बिल्कुल स्टाइल में प्रपोज करने की कोशिश करता है, प्रपोज नहीं बुलाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हमारी लिटिल मिमी बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करने लगती है, एक्टिंग कर रही है वो तो आगे पता चलेगा, मतलब बोलने लगती है बिल्कुल स्टाइल में, बिल्कुल जैसे कि प्यार ही करती है उससे। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इस तरीके से तुम्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए था, मैं थोड़ा लेट हो गया। तभी मिमी उससे कहने लगती है कोई बात नहीं, कि तुम जैसे मैनली मैन का इंतजार करने के लिए जिसे मैं पसंद करती हूँ कोई दिक्कत नहीं है इतना समय बर्बाद करना। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं सिर्फ और मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो कि तुम्हारी ब्यूटी को समझ सकता हूँ। तभी मिमी उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार फ्यूचर में। और तभी दोनों के दोनों कुछ ज्यादा ही लवी डबी होकर बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे काफी ज्यादा नजदीक भी आ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये सारी की सारी घटना तो हमारे एमसी की बस एक कहानी थी, सोच भाई, इमेजिनेशन। लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो कुछ और होती है, क्योंकि लिटिल मिमी ने हमारे एमसी को पानी फेंक दिया होता है और लिटिल मिमी चिल्लाते उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से यहाँ पर आने के बाद हंसते हुए देखते हुए? क्या तुम्हें ये सिचुएशन काफी ज्यादा मजेदार लगने में लगी हुई है? तुम हंसने में लगे हो, यहाँ तक कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तुमने उसे कॉल करने दिया मुझे और मुझे धमकाने दिया। लेकिन हमारा एमसी ये बात जानने के बाद पूरी तरीके से शॉक होता है। और यहाँ पर वो फोटो किस और चीज की नहीं बल्कि मैं हमारी जो वो मैग्लियान और एमसी के द्वारा जो फोटो खींची गई थी, यह वही फोटो होती है। जहाँ पर मैं उससे कहने लगती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं ऑलरेडी इतनी डेस्परेट सिचुएशन में फंस चुकी हूँ और तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए सब फोटो भेज रहे हो मुझे। तुम्हारे पास इतना ज्यादा बड़ा घर है तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अमेजिंग बात है ना, आखिरकार तुमने मुझे समझ के रखा है। और वो वहीं पर गिलासों को तोड़ना चालू कर देती है और कह रही होती है कि चलो हम इस बात को कंसिडर करते हैं कि हमारा गेम यहीं पर खत्म होता है। और गुस्से में वहां पर दरवाजे को बंद कर लेती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहती। अंदर जाकर अपनी आंखों को ढक लेती है अपने हाथों से। और हमें पता चलता है कि ये तो पूरी लिटिल मिमी की बस एक नाटक की थी, एक्टिंग। भाई साहब मुस्कुरा रही है यहाँ पर हमारे एमसी को परेशान करने के बाद। और ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक होता है, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है उसकी जिंदगी में। दूसरी तरफ हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर रितिया ने इस बार बर्तन धो रहा है और सभी लोग इसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वो कह रही होती है ये लड़की, मुझे इस बात की बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि जो रितियान है वो वाकई में इतनी ज्यादा बढ़िया डिशेज बना सकता है। तभी रितियान उससे कहने लगता है कि तुम तो मुझे बस शर्मिंदा कर रही हो, मुझे तुमने एक मौका दिया और मैंने उसको मौके का फायदा उठाया। अगर तुम्हें फ्यूचर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे आकर कभी भी कह सकती हो। और सभी के सभी लोग अपना कॉमिक बुक में पढ़ रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, कोई गेम खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है। तभी हमारा एमसी गुस्से में आता है और जोर से दरवाजा खोलता है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि वो मैंगलियांग तुम कहाँ पर हो, तुम अभी का भी यहाँ पर आ जाओ। और सभी के सभी लोग इसको देखकर इतना ज्यादा गुस्से में काफी शौक होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही गुस्से में दिख रहा है और वो डायरेक्टली वो मैंगलियांग की तरफ बढ़ने लगता है। और रितियान उसको देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि जुनबो आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों? और वो रितियान को भी पीछे फेंक देता है। तभी जो वो मैंगलियांग होती है वो एमसी से कहने लगती है क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों ढूंढ रहे हो? और रितियान भी पूछने लगता है कि हाँ मुझे भी बताओ क्या हुआ, क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है? तभी एमसी चिल्लाता है, उससे कहने लगता है क्या तुम वह बंदी थी जिसने हमारी लिटिल मिमी को तुमने कॉल कर वो पिक्चर भेज दी गई थी और तुमने उससे झूठ भी कहा? ये बात सुनने के बाद वो मैंगलियांग उससे कहने लगती है कि जी हाँ मैं
ही हूँ जिसने उसे वह फोटो भेजी थी। मैं बस तुम्हारे उस चेहरे को देखना चाहती थी जो कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और इतना ज्यादा डरावना दिखने वाला। मजा आ गया देख। तो क्या तुम यहाँ पर कुछ करना चाहोगी? मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तो लेकिन रीतिया ने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हमारा एमसी गुस्से में अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ रख देता और उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिसको देखकर वो कुछ भी नहीं कहती। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है गुस्से में, आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुमने मेरी लिटिल मेमी से ये झूठ क्यों बोला कि आखिरकार तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? और वो गुस्से में पूछ ही रहा होता है, लेकिन वो जियान बिल्कुल भी जवाब नहीं देती वो मैंगलियन। और सारी की सारी सिचुएशन को जब हो रही होती है तो ये युन बाओ है वो सब कुछ देख नहीं पाती और उसकी तरफ बढ़ती हुई आती है और उड़ती 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 एक फ्लाइंग किक मारती और सीधे जाकर वो किक हमारे एमसी के मुंह पर लगती है और दूर जाके गिरता है हमारा एमसी और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है वहीं और कहने लगती है कि तुम अपने शब्दों को और अपने बिहेवियर को देखकर चलो। और अगले ही पर उसे पानी देता है रीतिया और उससे कहने लगता है, क्या तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से और आराम से बात करना चाहोगे? और वो पानी हमारे एमसी को नहीं दे रहा है बल्कि मैं वो मैंगलियन को दे रहा होता है। और पूरी की पूरी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। बेचारा एमसी मार खाने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तभी रीतियान उससे कहने लगता है कि तुम सही से बात नहीं करने में लगे हुए हो जुनबो, तुम यहाँ पर आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? तभी हमारा एमसी चिल्लाता है और कहने लगता है, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर आराम से बैठकर इनसे बात करूं? आखिरकार तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं है आखिरकार इसने क्या किया है और इसके इंटेंशंस क्या है लिटिल मेमी को मेरे इस अपने बारे में ये बताने की ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद वू जियान उससे वू मैंगलियांग उससे कहने लगती है कि मेरे इंटेंशंस तुम जानना चाहते हो? तुम इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं कि तुम्हारे साथ कोई भी इंटरेस्ट दिखाएगा भी तुम्हारे ऊपर। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम बस एक ऑर्फन हो, एक अनाथ, और तुमसे बदबू आती रहती है और तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं तुम्हारी मदद करने में लगी हुई हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ कि तुम किस तरीके से सही बंदे को पहचान सकते हो। और ये बात तुम मान लो कि तुम हमेशा पूरी की पूरी जिंदगी भर सिंगल डॉग बने रहोगे। ये बात सुनकर एमसी हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए सिंगल डॉग बना रहूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारी तरह रहूंगा और तुम मुझे यहाँ पर ज्ञान पेलने में लगी हुई हो? तुम मुझे इस तरीके से हंसाओ मत, तुम ओल्ड लेफ्ट ओवर लेडी कहीं की। भाई साहब इसे तो बुड्ढा कह दिया इसने। और ये बंदा हमारी बूली आंख को चढ़ाने की कोशिश करने लगता है और अजीब तरीके से बिहेवियर करते हुए उससे क्या लगता है कि हम लोग टोटली डिफरेंट है। मेरे पास कई सारे फैंस है मेरे। और तुम यही लड़कियों के बारे में क्या? यहाँ पर कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि लाल लगाकर बैठी हुई है जो कि मुझे पसंद करती है, लेकिन इतना ज्यादा बिहेवियर इसका चल रहा होता है तो युनबाओ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो एक और उड़ती उड़ती किक आती है सुपर किक और सीधे जाकर वो हमारे एमसी को लगने वाली होती है। तभी हमारा एमसी से रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन वो किक डायरेक्टली हमारे एमसी के मुंह पर लगती है और वो एक बार फिर से दूर जाकर गिरता है, वो भी गंदी तरीके से मार खाने के बाद। और कह रही होती है कि तुम ये कहने से पहले सोच लिया करो कि तुम क्या कह रहे हो और किससे कह रहे हो। और काफी गंदी तरीके से पीट दिया जाता है हमारे एमसी एक बार फिर से। तभी हमारा एमसी वहां पर खड़ा होता है और कहने लगता है कि भले मेरे पास कोई फैंस मौजूद नहीं है लेकिन कम से कम मैं तुम्हें ये बात तो कह ही सकता कि जो लिटिल मेई है वो वाकई में मुझे पसंद करती है। ये बात सुनकर वो वू मैंगलियांग उससे कहने लगते कि अच्छा वाकई में ऐसा लगता है तुम्हें कि वो तुम्हें पसंद करती है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी टेम्पररी इरिट्रेवेबल इनहेरिटेंस है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या चीज है जिससे कि वो तुम पर इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हो? ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो लड़की अचानक से इतने सालों बाद और इतने समय बाद अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बाद तुम्हारे पास आ जाती है? ये बात सुनने के बाद एमसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से मेरी डिटेल में के बारे में बात मत करो। वह लड़की बिल्कुल भी लालची नहीं है, यहाँ तक कि उसे तो मेरी इस हाउस के बारे में भी नहीं पता। तभी वहाँ पर रीतियान खांसता है और उससे कहने लगता है कि मैं ही था जिसने उसको इसके बारे में बताया था। जब मैं मार्केट में घूम रहा था तो अचानक से वो लड़की मुझसे टकरा गई कल, तो मैंने उसे सब कुछ अपने बारे में बता दिया। और तभी उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है जहाँ पर उसकी लिटिल बेबी ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास एक सिटी सा हाउस है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े बंदे बन चुके हो और तुम्हें लगता है कि मैं किस तरीके की बंदी हूँ और इस तरीके से प्रिटेंड करूँ कि हम कभी मिले ही नहीं थे लाइफ में। और जब रियलिटी का रियलाइज होता है हमारे एमसी को तो वो कुछ भी नहीं कह पाता और वू मैंगलियांग दूसरे पर हंसने लगती है। लेकिन हमारा एमसी अभी भी नहीं मानता और उससे कहने लगता है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। और वू मैंगलियांग वहां से हंसते हुए चली जाती है और हमारा एमसी इसको बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहा होता और रीतियान की फट रही होती है कहीं लड़ना बैठे अभी कभी। और सभी की सभी लड़कियां इस सिचुएशन को देखकर काफी शॉक होती है और वो गुस्से में आकर उससे कहने लगता है कि रीतियान मेरी बात सुनो, क्या जो लिटिल मेई है वो वाकई में मुझे पसंद करती है? क्या मैं वाकई में एक ऐसा बंदा हूँ जिसे कोई भी पसंद नहीं करता? और ये काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था ये कहते कहते। और मुझे ही लगता है कि जो लिटिल मेई है वो इतनी ज्यादा लालची है जैसा कि इस वुमन ने अभी भी मुझसे कहा था। और वो रीतियान को गले लगाने वाला होता है लेकिन गलती से युनबाओ को गले लगा लेता है और ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है। और जैसे हमारा एमसी अपनी आंखें खोल कर देखता है तो पता चलता है कि भाई रीतियान तो सामने खड़ा हुआ है और वहां पर मोमो वहां निकल पड़ती है पहली फुर्सत में। भाई साहब युनबाओ अपनी आंखें खोलकर आगे की तरफ देखती है वापस से उसकी तरफ मुड़ते हुए तो वहां पर कुछ टूटने की आवाज आती है थोड़ी देर बाद और अगले ही पता चलता है कि हमारे एमसी को तो इन लोगों ने गंदी तरीके से पीट रखा है। और इतनी ज्यादा मार खाने के बाद वो लड़की आती है उससे कहने लगती है कि हमारे जो बिग सिस है वो कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव बन चुकी है इस तरीके के मैटर में जो भी हुआ था पहले उसके कारण। और ये देखता हमारे पीछे मुड़कर एमसी तो पता चलता कि तो वही पिंक हेड लड़की है, पिंक वालों वाली, जो कि देखने में काफी सीरियस लग रही होती है। और वो कहने लगती है कि वो जो हमारी वो मैंगलियान है वो कभी भी टोटली तरीके से प्यार में भरोसा नहीं करती क्योंकि उनके साथ जो हुआ था उसके कारण तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर एमसी बस कुछ नहीं कहता और तभी वो लड़की उसे बताने लगती है कि हर कोई
कोई तुम्हारी तरह लकी नहीं होता, क्योंकि जब वो मिंगलियन पूरी तरीके से डीपली लव में थी उस बंदे के साथ, तो कोई ना कोई तुम्हारे प्यार के बीच में जरूर आता है। और अब जब से इसके साथ ऐसा हुआ है, तब से कोई भी अगर इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, तो हमारी जो वो मैंगलियन है वो उसके सपनों को चूर चूर कर देती है और उस बंदे को गुड बाय कर देती है जो कि उसका फायदा उठाना चाहता हो। लेकिन हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग पूरी तरीके से प्यार में होते हैं वह लोग कभी भी राइट और रॉन्ग के बारे में पता नहीं लगा सकते अच्छी तरीके से। और ये बात हमारे एमसी के दिमाग में भी घुस जाती है, लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तभी हमारा एमसी अपने कमरे में आने के बाद अपनी बुक खोलकर कहने लगता है कि वो मेरी मदद जरूर करेगी, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। और वो वहाँ पर वो मैंगलियन के बारे में लिखने लगता है कि उसकी जो वीकनेसेस है वो उसको ब्लड से बहुत ज्यादा डर लगता है। और ऐसी तरीके से थोड़ा बहुत समय गुजर जाता है, जहाँ पर वो मैंगलियन अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ होता है, जहाँ पर वो उससे कहने में लगा हुआ होता है कि मैं कल रात को ज्यादा देर तक जगा रहा था, इसलिए मैं आज आराम करना चाहूंगा और आज का जितना भी घर का काम है वो तुम खुद अपने आप से मान लेना। और वुलिंग इसको देखकर कुछ भी नहीं कहती और वो हमारे एमसी के रूम को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ पड़ती है और खुद ही अपने हाथों से पूरा का पूरा खाना बनाती है और खुद सफाई करती है और खुद कचड़े को जाकर बाहर फेंकने लगती है। और जब वो ऐसा कर रही हो डस्टबिन में जैसे ही वो उसको फेंकती है तो वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर रेड कलर के कपड़े पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये बात समझ में आता है कि अब हमारा एमसी इससे बस डराना नहीं चाहता, बल्कि मैं वहाँ पर जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं वो बाहर फेंकना चाहता है। और जब ये बात हमारी वो मैंगलियन को पता चलती है तो वो पूरी शर्म के मारे लाल पड़ जाती है, जहाँ पर हमारा एमसी अपने कमरे में बैठकर एंजॉय करने में लगा होता है अपनी लाइफ को। और जब ये इतना कर ही रहा होता है तभी उसका ग्रैंडफादर उधर आता है, साथ ही सपना देख रहा है मे बी कोई ग्रैंडफादर इसका मर चुका है। और इस तरीके से देखकर वो काफी डर जाता है अपने ग्रैंडफा उस पर गुस्सा करते और उससे कहने लगता है कि तुम कमीने ग्रैंडसन कहीं के, और अपनी 2 उंगलियां लेकर उसकी नाक में डालते उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत हार्टलेस हो और तुम्हें इतना समय हो चुका है, तुम अभी तक अपने ग्रैंडफा को देखने के लिए क्यों नहीं आए। और हमारे एमसी की नाक में दर्द होने लगता है, जहाँ पर हमारा दद्दू उसे समझा रहा होता है कि जरा उस ओल्ड लेडी को तो देखो, उसके ग्रैंडसन ने तो उसे रैंडमली पैसे दे दिए हैं और नाउ इस समय पर वो इस पूरे के पूरे एरिया की सबसे ज्यादा अमीर दादी है। यहाँ पर दादी फुल्ली तरीके से एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। यहाँ पर उसका ग्रैंडफादर कहने में लगा होता है कि अगर कर तुम मुझे कुछ पैसे क्यों नहीं दे रहे। यहाँ पर उसका दद्दू चिल्लाते उससे कह रहा होता है कि तुम मुझे कुछ गोश्त मनी भेजो जरूर, और अगर तुम मुझे देखने के लिए नहीं आए तो मैं तुम्हारा सारा का सारा पैसा वापस ले लूंगा। और तभी चिल्लाते हुए हमारे एमसी की आंखें खोलती है और पता चलता है कि तो सपने देखने में लगा है और वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और अपनी नाक को चेक करता है कि सच ने ग्रैंडपा ने मेरी नाक तो ना तोड़ दी, और वो डेट को चेक करने लगता है। और तभी अगले ही पल कुछ देर के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एम कुछ पैसे पेपर गोश्त मनी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। और जब वे वहाँ से जा रहा होता है तो बाकी की जो लड़कियां होती हैं वो भी यही पूछ पड़ती हैं, हाँ हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। आखिरकार तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो हम सभी के लिए काफी ज्यादा काइंड थे और जब से वो मारे गए हैं तब से हम उन्हें रेस्पेक्ट देने के लिए नहीं गए हैं उनके ग्रेव पर। और ये काफी ज्यादा रेयर वाली बात है कि हम लोग आज सब लोग मौजूद हैं और युनबाओ तो अपना गेम में लगी होती है। तभी वो लड़की कहती है और उससे कहने लगती है कि अब हमने डिसाइड कर लिया रितियान, सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग कुछ समय के बाद यहाँ से चलेंगे। और 15 मिनट के सीन के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर सभी के सभी लोग एक गाड़ी में वैन में घुस जाते हैं और हमारा ड्राइवर होता है रितियान और वो प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुका होता है और वो बिना किसी परेशानी के पहुंचने वाले ही होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसने तो गाड़ी ठोक दी है और पुलिस उस पर चिल्लाने में लगी हुई है और अब वो समय पर वहां पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। और जहां पर हमारा एमसी मोमो और एक और लड़की होती है वो उल्टियां करने में लगे होते हैं और वो उससे कह रही होती है कि हमें काफी ज्यादा लंबा रास्ता पकड़ना है अभी तो, और किसी तरीके से वह लोग पैदल पैदल चलना चालू कर देते हैं। और जब सभी लोग पैदल जा रहे होते हैं तो उस मोमो को दिक्कत हो रही होती है पैदल चलने में, जिंदगी के मजे तो यही डॉगी उठा रहा है। तभी हमारे एमसी की नजर उस वो मैंगलियन की तरफ जाती है, लेकिन वो मैंगलियन उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है। और तभी जो पिंक बालों वाली लड़की उससे पूछ लगती है क्या तुम दोनों ने अभी के अभी अपनी दुश्मनी को बुलाया नहीं है और मेकअप नहीं किया है। तभी वो कहने लगते कि हम दोनों के बीच में कुछ भी मेकअप करने के लिए है ही नहीं पहली बात तो। तभी उनमें से लड़की बोल पड़ती कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, बिल्कुल जस्ट सामने खड़े हुए हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां दिखाई देती हैं और उसका डॉगी बहुत ज्यादा तेज होता है तो हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हें तेरा तेज जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही वो अपने ग्रैंडफादर की ग्रेव पर जाता है तो वहाँ पर लिखा होता है कि सबसे ज्यादा हैंडसम जुनगुओ यहाँ पर आराम करने में लगा हुआ है। फाइनली वो अपनी दद्दू की ग्रेव के सामने खड़ा होता है और खड़े होने के बाद सभी की सभी लड़कियां वहाँ पर एक एक करके प्रे करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर जो वो मैंगलियांग होती है वो उससे कह रही होती है कि ग्रैंडपा मैं फाइनली जुनगुओ से मिल चुकी हूँ और जैसा मैंने आपसे वादा किया था मैं वैसा ही करूंगी। ये देखकर मोमो काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है और हमारा एमसी भी देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और तब सभी की सभी लड़कियां लाइन लगा उसको रेस्पेक्ट देते हैं, उससे कह लगते कि हम लोग आपको मिलने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। और हमारा एमसी इस बात पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं हो रहा होता है इस बात का कि आखिरकार इन लड़कियों को मेरे ग्रैंडपा से इतना अटैचमेंट क्यों है। तभी जुनबो हमारे एमसी को बुलाती है, उससे कहने लगती है कि अब तुम्हारी बारी है। तभी हमारा एमसी भी अपनी पोजीशन में आकर अपने ग्रैंडपा से कहने लगता है ग्रैंडपा जैसा कि आपने कहा था कि मैं आपसे मिलने के लिए आ चुका हूँ और मैं आपका सबसे ज्यादा हैंडसम वाला ग्रैंडसन, आपने जो गोश्त पेपर मनी मुझसे मंगाया था मैं वो भी लेकर आ चुका हूँ। और तभी उस गोश्त पेपर मनी को उड़ाना चालू कर देता है और कहने लगता है ग्रैंडपा आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी होगी कि मैं और मेरी जो लिटिल मेई है वो पूरी की पूरी जिंदगी पर खुशी खुशी एक साथ रहे और जो 6 डेविल्स मेरे पीछे खड़ी हुई है वो मेरे उस एग्रीमेंट पर उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दें। और ये सारी की सारी घटना देखते हुए सभी की सभी लड़कियां काफी इमोशनल से भर जाती हैं। तभी हमारा एमसी किस करने की कोशिश कर ही रहा होता है अपने ग्रैंडफादर को, कह रहा होता है कि ग्रैंडफादर मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई मीन एक तरीके से वो वाला रिलेशनशिप वाला वो वाला नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। तभी जैसे वो करने की कोशिश करता है तो एक उड़ता हुआ डैगर उसके सामने से निकलता है जिसको देखकर एमसी बहुत गंदी तरह से डर जाता है और चिल्लाता
चलाते हुए क्या लगता है कि अब ये क्या चीज है। और तभी हमें एक नमूने को आते हुए दिखाया जाता है जो कि वहां पर अजीब तरीके से एक्टिंग मोड ऑन कर देता है अपना, जिस देखकर एमसी कहने लगता है कि अब तू कौन है बे, और वो काफी डरकर पीछे जाने लगता है। और पीछे जाते जाते उसका जो हाथ है वो वू मैंगलिया से जाकर टकरा जाता है और इधर उधर नहीं टकराता बल्कि मैं उसके बड़े बड़े गुब्बारों पर जाकर टकराता है। तभी वो अजीब सा बंदा अजीब तरीके मंत्र पढ़ना चालू कर देता है। तभी एमसी पूछे लगता है उस बंदे को देखते हुए इसे अजीब तरीके डांस कर रहा है और कहने लगता है कि ये बंदा ह्यूमन है या फिर कोई गोश्त है। तभी उसमें से एक लड़की बोल पड़ती है कि ये हमारे यहाँ का कस्टम है, जब भी कोई बंदा मारा जाता है तो यहाँ पर कई सारे ऐसे टाओइस्ट आते हैं जो कि इविल स्पिरिट को दूर भगाते हैं और हमारे ग्रैंडफादर के लिए लक के लिए प्रेयर करते हैं। लेकिन जब हमारा एमसी उस बंदे को देखता है इस तरीके से ये भी डांस करते हो तो कहने लगता है कि ये बंदा मुझे कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, क्या ये बंदा वाकई में कोई एक्सपीरियंस्ड टाओइस्ट है भी या नहीं। तभी वो बंदा अजीब से डांस करते करते जंप कर देता है और वो कुछ तालिस्मान को उड़ाते हुए कहने लगता है कि जुन वू ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी नेचुरल और पीसफुली तरीके से जी है और ये कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं रखता और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी जो आफ्टर लाइफ है वो काफी ज्यादा अमीरों वाली होगी। और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अपने ग्रैंडफादर के लिए प्रे कर सकते। तभी वो नमूना उड़ते उड़ते हमारे एमसी के सामने जाकर गिरता है और अपने हाथ को बढ़ा देता है उस लड़की के सामने और उससे कहने लगता है कि तुम्हारी और उनकी हैप्पी और सुरक्षित जिंदगी रहे और तुम उनके सपनों को पूरा होने में उनकी मदद मिले। और तभी बिना हाथों को जोड़ जोड़ से हिलाने लगता है और ये बात देखकर वो लड़की समझ जाती कि वो यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आया। तभी वो लड़की उसे बंडल देती है पैसों का और उससे कहने लगती है कि आपने वाकई बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसे देखकर हमारा एमसी उससे कहने लगता है ये ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं इतना पैसा अपनी आंखों के सामने देखा। तभी बंदा उस पैसे के बंडल को रख लेता है तो हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम तो वही बॉस हो ना जिसने मुझे फूवा रेस्टोरेंट पर रिजेक्ट कर दिया था। तभी वो बंदा कहने लगता है कि आखिरकार किसके पास पार्ट टाइम जॉब नहीं है आजकल के समय में। तभी एमसी अपनी सेकंड सिस्टर की तरफ देखता है और उससे कहने लगता है कि आपको ज्यादा जायंट टैलेंट नहीं है, यहाँ पर इसने कुछ स्वॉर्ड घुमाई और थोड़ा बहुत डांस किया और तुमने इस बंदे को इतना पे कर दिया। तभी सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि ये तो नेचुरल सी बात है क्योंकि ये पहली ऐसी एनिवर्सरी है तो हमें सभी के सभी एडुकेट और रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी बंदा हमारे एमसी कहने लगता है कि सर आपने मुझे गलत समझ रखा है, ये कोई छोटी मोटी तुच्छ सी स्वॉर्ड नहीं है बल्कि में ऐसे रूल्स थे और ये परफॉर्म करने की एक सेरेमनी है जुनगांव के लिए। और उसने कहा है यानी कि आपके ग्रैंडफादर ने मुझसे ऐसा कहा है कि वह आपके सभी के सभी प्रेयर को उन्होंने सुन लिया है। और इतना कहने के बाद वो बंदा वहां से चला जाता है और जब वो चला जाता है तो हमारा एमसी वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता उसे जाते हुए देखते हुए बस। तभी हमारे एमसी का फोन बजने लगता है और वो उस मोबाइल को चेक करने लगता है जिसे देखकर वो काफी शॉक हो जाता है, जहाँ पर उसे मैसेज आया होता है उसकी लिटिल मेई का, जहाँ पर वो कह रही होती है उससे क्या तुम्हें वाकई में इस बात का डर है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो इस बात को लेकर उदास हो जाएगी कि तुम मुझे देखने के लिए आओगे और ढूंढने के लिए आओगे तो क्या लेकिन हम फिर भी पहले की तरह रह सकते हैं। इसे देखने के बाद हमारा एमसी शौक होते हुए कहने लगता है मन में सोचते हैं ग्रैंडपा आपने वाकई मेरे लिए प्रार्थना की थी, मुझे तो मजा आ गया। और वो काफी तो खुश नजर आने रहा है इस समय पर और खुशी के मारे चिल्लाते हुए देखते हुए कहने लगता है कि तुम चाहते लिटिल मिमी कि हम लोग बिल्कुल पहले की तरह रहने लगे। और कहने लगता है ऑफ कोर्स हम लोग रह सकते हैं। और वो अपने ग्रैंडपा का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है उससे कहने लगता है कि ग्रैंडपा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जो लिटिल मिमी है उसने वाकई मुझे माफ कर दिया, आप वाकई में मेरे ग्रैंडफादर हो, आपने मेरी बहुत मदद की। और इस तरीके से पागलों तरीके से हरकत करते हुए जब सेकंड सिस्टर और बिग सिस्टर देखती हैं तो वो कुछ भी नहीं कर पाती, जहाँ पर सेकंड सिस्टर बिग सिस्टर कहने लगती है कि ये बात तो माननी पड़ेगी मुझे कि जो लिटिल गर्ल है ना मिमी वो वाकई में अनबिलीवेबल गर्ल है। तभी उसकी बिग सिस्टर उससे कहने लगती है कि इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन सेकंड सिस्टर हमारी बिग सिस्टर का मजाक उड़ाती है उससे कहने लगती है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है आपने ही तो अपनी फोटो भेजी थी उसको सबसे पहले, यहाँ तक आपका ही बिजनेस था पहले तो, लेकिन अब क्या हुआ। ये बात सुनने के बाद उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है। यहाँ पर हमारा एमसी एक विश मांगने के बाद अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ ग्रैंडफादर आप मेरी और भी इच्छाओं को पूरा करो। और तभी हमारा एमसी उसे रिप्लाई देता है और उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी ऑनलाइन हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास लिटिल मिमी, तुम बस मेरा इंतजार करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मोमो जो कि अचानक से वहां पर बेहोश होकर गिर जाती है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फिफ्थ सिस क्या हुआ आपको। और अगले ही पल दिखाया जाता है कि हमारा एमसी एक स्कूटी पर बैठा हुआ होता है और वो मोमो को कहीं पर ले जा रहा होता है। यहाँ पर सभी की सभी लड़कियां उससे कहने में लगी हुई थी कि तुम्हें सबको सबसे पहले कुछ खा लेना चाहिए था, अब तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी मोमो कहने लगते कि कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। यहाँ पर उसकी सभी के सभी चिंता कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप को इतना हार्ड पुश नहीं करना चाहिए क्योंकि तुमने कल अच्छी तरीके से आराम नहीं कर पाया था और अभी के लिए तुम्हें चाहे कुछ भी करके डॉक्टर के पास जाना होगा और हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। तभी सेकंड से उससे कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हमारे लिटिल मोमो का ख्याल रखना होगा और अच्छी तरीके से उसे हॉस्पिटल ले जाना। तभी उनमें से एक लड़की आती है और वो उस पर चिल्लाते उससे कहने लगती है कि अगर तुमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी गलती की तो एक बात का ख्याल रखना कि मैं इस टॉमू को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी और तुम्हें कभी भी इसके माफ नहीं करूंगी इस बात के लिए। बेचारे हमारे एमसी की तो वैसे डर के मारे फट गई होती है और मन में सोचता है कहने लगता है कि मैंने तो अभी तो अपनी लिटिल मिमी के साथ एक डेट अरेंज की थी और अब मेरे साथ ये सब होने में लगा हुआ है और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार मैं ही क्यों से हॉस्पिटल लेकर जाऊं। तभी वो डॉगी और वो लड़की हमारे एमसी को घूरने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है, लेकिन हमारा एमसी डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और तभी उस मोमो को एक हेलमेट पहना दिया जाता है उसके द्वारा और एमसी उससे कहने लगता है कि तुम मेरी कमर को टाइटली पकड़ लो, वैसे भी हम लोग जहाँ से निकल रहे हैं। और हमारा एमसी
वहाँ पर निकल पड़ता है अपना हेलमेट लिटिल मोमो को देखने के बाद, ना कि मेई, इसका नाम मोमो है, याद रखना। और सभी लोग कह रहे होते हैं कि जब भी तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ तो हमें टेक्स्ट करना मत भूलना। और इस तरीके से सड़क पर वो जा रहा होता है आराम से हौले हौले, तभी इतनी हौले से जा रहा होता है कि उसके जानवर भी उससे तेज होते हैं और उसकी स्पीड इतनी होती है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुमने बस एक छोटे से माउंटेन को क्लाइम किया है और तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है, और मेरी जो डेट फिक्स हो चुकी है तुम्हारे चक्कर में वो डेट भी खराब हो चुकी है। अब मुझे हॉस्पिटल में तुम्हें लेकर जाना पड़ रहा है। तुम्हें पता है इसके बारे में? कैसा लगा कि तुम इस मोटर बाइक को खुद चलाकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाओ तो कैसा रहेगा? लेकिन वो मोमो बिल्कुल भी जवाब नहीं देती और हमारा एमसी इस मैटर को देखकर कुछ कर भी नहीं सकता और वो उससे पूछ लगता है क्या तुम्हारा नाम हुमो है? मैं ज्यादा तुम्हें देखता नहीं हूँ, तुम सभी की सभी सिस्टर्स में से फिफ्थ सिस्टर हो। मैंने सही कहा? तुम वाकई में फिफ्थ हो, ये काफी अच्छी बात है क्योंकि जो गोल्ड बैचलर वे भी 50 था। इस तरीके से वो मोमो को हंसाने की कोशिश करता है लेकिन वो हंसती नहीं है और वो सन्नाटे के साथ अपने सफर को किसी तरीके से काटने में लगा होता है। और तभी वो फाइनली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वो पीपल हॉस्पिटल होता है, पब्लिक हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट। और वो कहने लगता है कि चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए। जैसे ही मोमो अपने हेलमेट को उतारकर नीचे उतरने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो फिर से बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। तभी कहानी की थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होती है, यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरी लाइफ किस तरीके की होती, और बताने लगता है कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं चिल मारकर उस पैसे को उड़ाने में लगा हुआ होता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं पावरफुल भी होता और एक चोर चोरी करते हुए उसी की डायरेक्शन में जा रहा होता है जहाँ पर वो हमारे एमसी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन एक बंदा उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ पता ही नहीं रहता, बस उसे आवाजें सुनाई दे रही होती है और देखकर कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एक उड़ती हुई नाइफ उसकी तरफ आ रही होती है और सीधे जाकर वो टकराकर नीचे गिर जाती है और हमारा एमसी यहीं निपट जाता है और उसके साथ साथ सभी लोग खत्म। और यहीं पर कहानी के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर शूटिंग चलने में लगी होती है। यहाँ पर डायरेक्टर कह रहा होता है कि तुम सभी के सभी लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारा लंच बॉक्स रेडी हो चुका है, तुम अपना खाना पीना खत्म कर और उसके बाद हम अगला सीन चालू करेंगे। जहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है और बता रहा होता है अपने बचपन के बारे में। जब मैं छोटा हुआ करता था तब मैंने रिच लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस किया था, वो भी सेट पर। और वहीं पर एक गरीब लड़का आता है और उसके खाने की तरफ नजर मारने लगता है। यहाँ पर हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि इसमें डाउट वाली बात नहीं कि मेरी जिंदगी के तो लगे पड़े हैं। और वो लड़का उसके खाने को देखकर कतई अपने जीभ से अपने मुंह से लार टपका रहा होता है और किसी तरीके से हमारा एमसी उसे मौका देता है और कहने लगता है कि तुम इसमें से थोड़ा सा खा सकते हो। लेकिन वो बंदा पूरा का पूरा उसको खा जाता है और हमारा एमसी उसे रोकने की कोशिश करता है। और दूसरे मन में सोचता है कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ एक ना एक दिन अपनी लाइफ का मैं प्रोटैगनिस्ट जरूर बनूंगा, यानी कि हीरो। क्योंकि इंसान के एम्बिशियस जरूर होने चाहिए, गोल होने चाहिए, खासकर मर्द। और हमें पूरी की पूरी जिंदगी भर अपना हार्ड वर्क देना और हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ चुकी है? तभी वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि जी मास्टर मैं समझ गया। और उन्हें पेपर देते हुए कहने लगता है हमारा एमसी छोटा सा एमसी कि जल्दी से जाओ और उन फिलियर्स को हर तरफ बांट दो और सिर्फ तभी हमें आज रात को खाना खाने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कर दोगे। और वो बंदा मान भी जाता है और सारे के सारे पैसे कलेक्ट करने लगता है रात के समय पर, जहाँ पर उसे फिलियर्स बांटने के बदले में $100 मिलते हैं और हमारा एमसी सारे के सारे पैसे को ले लेता है। तभी बंदा कह रहा होता है कि मेरे पास अभी भी 500 बचे हुए हैं, तुम उसको भी बांट सकते हो। तभी एमसी के वहां से खुशी खुशी चला जाता है और कह लगता है कि जी हाँ आप मुझ पर टच में बने रहिएगा। और तभी वो खुशी खुशी उस पैसे को वापस से गिनने लगता है। तभी उसका चेला उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि मैंने आपका सारा खसरा काम कर दिया है खत्म मास्टर। और वो तुरंत उस पैसे को छुपा लेता है और वो बंदा कहने लगता है कि मैंने 500 के 500 फिलियर्स को बांट दिया है, एक भी नहीं बची होगी। तभी एमसी उसकी तारीफ करता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है और वो अपने खाने को एंजॉय करने लगते हैं। और बंदा काफी तो खुश होते हुए कहने लगता है कि ये वही रिवॉर्ड है जो कि आज मुझे मिला हुआ, जो कि मेहनत से किया है, मैंने कमाया है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो हैमबर्गर है उसकी कीमत $10 है, तुम्हें पता है इसके बारे में? वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे बस थोड़े से फ्लेयर्स बांटने पड़े और मुझे इतना सब कुछ अर्न करने को मिल गया जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ बिना किसी की मदद से। लेकिन जब हमारा एमसी उसकी ये बात सुनता है तो कहने लगता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वो बंदा बताने लगता है कि उन अडल्ट के बारे में बात करने में लगा हुआ हूँ जो मुझे फोर्स कर रहे हैं स्टडी करने के लिए। कहते हैं स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और स्कूल जाओ हमेशा हमेशा। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा था कि अगर मैं इस तरीके की सोसाइटी में रहना चालू कर दिया तो मैं कभी भी सर्वाइव नहीं करूंगा। और अभी तुम देख नहीं सकते कि मैं किस तरीके से बढ़िया एंजॉय कर रहने में लगा हुआ। और अगले ही पल हमें किसी को मार खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा माफी मांगते हुए कहने में लगा हुआ था कि मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी ग्रीन टाइगर के इलाके में इस तरीके से काम नहीं करूंगा। जहाँ पर वो बंदा उससे कह रहा होता है इस फैटी से कि अगर तुमने यहाँ पर हमारे इलाके में फ्लेयर्स बांटने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अगली बार पीटूंगा ही नहीं बल्कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये बात सुनकर वो बंदा समझ जाता है, कहने लगता है ठीक है मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊंगा आज के बाद से। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि अब हम लोग और ज्यादा फ्लेयर्स नहीं बांट सकते। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुबह से मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। जहाँ पर वो मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है एमसी की आजकल मुझे एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिल रहे हैं और मेरी जिंदगी के लगे पड़े हैं वाकई में। और वो काम करने के लिए जाता है, ढूंढने के लिए जाता है तो सभी लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि चाइल्ड लेबर हमारे जो अलाउ नहीं है। तभी एक भिखारी आता है और हमारे एमसी से भीख मांगने की कोशिश करने लगता है और इसे देखकर हमारे एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने साथी को देखता है और अगले ही पल वो भी भीख मांगने के लिए बैठ जाता है और चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अनफेयर है, भगवान ने हमें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है। और हमारा एमसी इस तरीके से एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसके पास पैर ही नहीं है और रोते रोते भीख मांगने में लगा होता है और कहने लगता है कि ये कार एक्सीडेंट में मेरे पैर खो गए और मेरे पेरेंट्स की लिव भी चली गई, अब मैं जिंदा कैसे रहूं वो भी इन टूटे फूटे पैरों से।
और जरा मेरे लिटिल ब्रदर को तो देखो किस तरीके से इसका आईक्यू भी खराब हो चुका है, और इनकी इस तरीके की एक्टिंग देखकर तो वो भिखारी भी वहां से भाग जाता है और कह रहा होता है, मन में सोचता है कि आज लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। जहाँ पर हमारा एमसी भीख मांग रहा होता है, क्या लगता है कि सभी के सभी लोग अंकल एंड आंट मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे मेरे इस पुअर ब्रदर की मदद करो कोई तो। और यहाँ पर लड़कियां देखकर इमोशनल हो जाती है इसको और कुछ पैसे देने लगती हैं। तभी वहां पर वो चल ही रहा होता है, तभी पीछे से कोई घूरता है और एक फैटी आंटी उस छोटे से बच्चे को पहचान जाती है और हमें पता चलता है कि इसका नाम टांगरेन है। और जैसे ही वो लड़का उसको देखता है तो काफी शॉक हो जाता है, और उसकी मदर होती है वो और कोई नहीं होती है। और वो कहने लगती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढने के लिए क्या क्या कर बैठी थी। तभी वो बच्चा कहने लगता है कि मम्मी, और अचानक से पीछे मुड़कर देख तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि कई सारे बॉडीगार्ड्स लेकर आई हुई होती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि लिटिल मेरे बेटे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे ने मेरे टांगरेन को किडनैप करने की कोशिश करी, अभी बताती हूँ इसको, इस बंदे को जाओ और खत्म कर दो। तभी बॉडीगार्ड कहने लगता है कि जी क्वीन, हम अभी निपटा देते हैं इसको। और वो हमारे एमसी के पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा एमसी उस बॉल को उठाकर वहां से भागना चालू कर देता है और वह बॉडीगार्ड से पकड़ नहीं पाता और एक गली की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जहाँ से वैसे बॉडीगार्ड वहां पर पहुंचते तो हमारा एमसी वहां से गायब हो चुका होता है और वो उस घर में घुस चुका होता है। वहीं पर हमें इसको दिखाया जाता है रोल्स रॉयस को, और उस रोल्स रॉयस में वो टांगरेन बैठा होता है अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि आगे से फ्यूचर में तुम इस तरीके से घर छोड़कर नहीं जाओगे, तुम वाकई में ऑलरेडी बड़े हो चुके हो, जरा देखो तुम बाहर भाग कर गए और तुम्हें किस तरीके के लोगों का सामना करना पड़ रहा है और तुम किस तरीके से अपनी जिंदगी जीने में लगे थे, और तुम ऑलरेडी सीख चुके हो कि दूसरों को किस तरीके से ट्रिक किया जाता है, और तुम इस तरीके से यंग हो अभी भी। और तभी वो अपनी पॉकेट को जैसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट में ऑलरेडी 100 बक्स रखे हुए होते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उससे चिल्लाते हुए कहने में लगी हुई होती है कि आखिरकार तुम इस जैसे फ्रॉड बंदे के साथ कैसे रह सकते हो और भिखारियों का काम कैसे कर सकते हो पूरी पूरी जिंदगी भर। अगर तुम इस तरीके के बंदे के साथ रहोगे तो तुम्हारी पूरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार वो कितना अच्छा बंदा है, वो बस एक पैथेटिक फ्रॉड स्टार है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा दूर से चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि वो बंदा कोई फ्रॉड स्टार नहीं है, तुम्हें बस सिंपली वो चीज कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मास्टर हमेशा अपने आप पर डिपेंड रहते हैं और उन्होंने अपनी पूरी पूरी बचपन की जिंदगी काफी कठिनाइयों में जी है। भले ही उसके पास पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा खाना खिलाया और उस बंदे ने बिल्कुल भी मुझे ट्रिक नहीं किया और वहीं पर रोना चालू कर देता है। ये बात सुनने के बाद उसकी मॉम गुस्से से चिल्लाती है और उससे क्या लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत क्या इस तरीके से मुझसे बात करने की, तुम वाकई में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी में फंस चुके हो यंग मैन। तभी बंदा उसका दरवाजा खोलता है गाड़ी का और उससे क्या लगता है कि तुम अभी के अभी उस गाड़ी को रोक, जिसको देखकर उसकी मॉम शॉक हो जाती है। जहाँ पर वो टांगरेन उससे कहने लगता है कि मैं भी अपने मास्टर की तरह एक यंग मैन बनना चाहता हूँ और अपनी किस्मत को अपने हाथों से बदलना चाहता हूँ। तभी हमारा एमसी अपने पैसों को गिनता है जो कि उसे के एक्टिंग में साइड रोल करने के बाद मिले होते हैं। तो वो डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो लो बजट है जिसके कारण हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है और स्टार एक्टर्स को बुलाने में काफी ज्यादा पैसों का इस्तेमाल लगता है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 100 बक्स ही पे कर सकते हैं समय पर, वही पूरे पूरे दिन का। लेकिन हमारे एमसी के पास कोई भी चारा नहीं होता और वो उन पैसों को लेकर वहां से चला जाता है। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि तुम इस बात को भूलना मत, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास कुछ स्टंट के डबल स्क्रीन सीन्स बचे हुए हैं कुछ दिनों बाद। और वो उस पैसों को लेकर वहां से चला जाता है और कह रहा होता है कि जो आज का मेरा हैमबर्गर होने वाला है वो बिना मीट के होने वाला है। और तब हमारा एमसी उस गली से गुजर रहा होता तभी उसके सामने कोई आता है जिसको देखकर वो डर जाता, और वह और कोई नहीं बल्कि वो टांगरेन होता है जो कि कह रहा होता है कि मास्टर आप मुझे भी सिखाइए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर वापस क्यों आए हो बच्चे, तुम इस तरीके से वापस मत आओ और मुझे परेशान मत करो, क्या तुमने मुझे ऑलरेडी कम परेशानियां दे रखी है। तभी डायरेक्टर भी उसे पीछे से देखते हुए उससे कह रहा होता है कि जुनबो तुम तो वाकई बहुत कोल्ड और बहुत हर्ष हो। ये बात सुनते हुए जुनबो चिल्लाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा इससे कुछ भी लेने देना नहीं है, तुम निकल लो पहली फुर्सत में। जहाँ पर हमारे एमसी उस बच्चे को समझा रहा होता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे फॉलो करना बंद करो। यहाँ पर वो बंदा कहने में लगा होता है कि मैं भी अपने मास्टर की तरह एक बंदा बनना चाहता हूँ, एक मर्द बनना चाहता हूँ और अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से बदलना चाहता हूँ। इसको सुनने के बाद हमारा एमसी परेशान होते हुए उससे कहने लगता है कि डैम माय लिटिल एंसेस्टर, अब तुम्हें वापस से चले जाना चाहिए अपने घर पर, तुम तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अमीर हो। अगर तुम इतने ज्यादा अमीर हो तो तुम्हें अपनी डेस्टिनी बदलने के लिए खाली हाथों की जरूरत नहीं पड़ती। तभी बंदा कहने लगता है कि नहीं, मैं हार्डशिप झेल सकता हूँ, जो भी आप मुझे करने के लिए कहोगे मास्टर मैं करूंगा। ये सुनने के बाद एमसी से भगाने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि इस तरीके से एक्टिंग करना बंद करो, मैं इस पर लिए तुम्हारी बात वैसे भी नहीं मानने वाला और मैं तुम्हारे लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता। तभी बंदा हमारे एमसी को $10,000 देने लगता है उसकी ट्यूशन फी के तौर पर, जिसको लेकर हमारा एमसी तुरंत मान जाता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है अपने डिसिबल के तौर पर और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है तुम्हें टेस्ट देने के बारे में, मैं तुम्हारा मास्टर, तुम्हें सिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइफ को जिया जाता है प्रॉपर्ली। तभी बंदा कहने लगता है कि ऑफिशियली इसका मतलब ये हुआ कि मास्टर मुझे एक्सेप्ट करने वाले हैं। एमसी कहने लगता है कि जी हाँ, और आज मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा पहला लेसन सिखाने वाला। यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जिसे तुम जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हें उसे फेस तो करना ही पड़ेगा, तुम इतनी आसानी से उसे नहीं ले पाओगे। जैसे कि तुम ये फिल्दी रिच फीलिंग आ रही है ना वो वाली। ये बात सुनकर उसकी आंखें चमक पड़ती है, जहाँ पर वो उस बंदे को ज्ञान पिलते उससे कहने में लगा हुआ होता है कि तुम्हारी लाइफ में कई सारे इश्यूज आएंगे, तो उस समय पर तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए या फिर तुम्हें वहां पर भागना चाहिए किसी कावड़ की तरह, लेकिन तुम्हें हमेशा
अपनी जिंदगी में बहादुर बनकर रहना होगा और सभी की सभी परेशानियों का सामना भी करना होगा। और जब इतना चल ही रहा होता है तभी कोई बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि हे लिटिल रिच किड, क्या तुम्हें ये बात पता भी है कि आखिरकार तुम किसकी टेरिटरी में यहाँ पर रहने में लगे? क्या तुम यहाँ पर अपने एल्डर्स पर दया नहीं दिखाओगे और पैसे नहीं दोगे? तभी टांगरन चिल्लाता है और उससे क्या लगता है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा पहला लेसन है वो ये है कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला। लेकिन अगले पल दिखाया जाता है कि उसका मास्टर तो वहाँ पर छुपकर अपनी शकल छुपाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है और वो दोनों के दोनों इस तरीके देखकर वो शॉक हो जाते हैं और हमारे एमजी को दिखाई दे जाता है और वहाँ से भागते हुए जाते हुए कहने लगता है कि मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत है इस बार। और वो अंदर देखकर शॉक हो जाता है। तभी वो दो गुंडे उस टांगरन को डराते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें भूल जाना चाहिए इस बारे में, तुम्हारा मास्टर ऑलरेडी तुम्हें छोड़कर भाग चुका है। अब जबकि वो यहाँ से भाग चुका है तो अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है। अब मैं सारा का सारा बिजनेस तुमसे बात करूंगा और तुम एक अच्छे बच्चे बनकर सारा का सारा पैसा मेरे हवाले कर दो। ये बात सुनने के बाद वो टांगरन उससे क्या लगता है कि मैं कभी भी तुम पर सबमिट नहीं करने वाला। लेकिन वो गुंडा हमारे टांगरन को पीटना चालू कर देता है अपनी लातों से और एक जोरदार किक मारकर उसे दूर फेंक देता है। तभी उसका साथी उससे कह रहा होता है कि बिग ब्रो आपको इस तरीके से उसे नहीं किक करना चाहिए, वो मर गया तो क्या होगा। तभी वो कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिरकार ये कितना ज्यादा झेल सकता है मेरी मार को। और उस बंदे को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा एमसी एक डंडा लेकर उड़ते हुए आता है, वो भी पीछे और उसके सर पर जोर से दे मारता है और उसी के साथ वो बंदा वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और टांगरन रोते हुए उससे कहने लगता है कि मास्टर मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि आप वाकई में मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते और आप मुझे छोड़कर चले जाओ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि हम लोग बिना वेपन्स के फाइट नहीं कर सकते और मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तभी ये चश्मुद्दीन हमारे एमसी को अपने पीटते हुए देखना अपने बॉस को, तो वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की और अब तुम मरने वाले। और जैसे वो उस पर अटैक करता है तो हमारा एमसी इसके मुंह पर एक जोरदार से लठ मार देता है जिससे कि उसकी हालत वहीं पर पतली हो जाती है और वह दोनों के दोनों ढेर हो जाते हैं। और वो देखकर कहने लगता है कि ये क्या चल रहा है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने अपने एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कung fu सीख लिया था। अब जब तक कि तुमने ट्यूशन फी मुझे पे की है और अपने मुझे मास्टर कहा है तो आपको सी बात है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो वो बंदा रोते हुए खड़ा होता है और उसे मास्टर बुलाता है। तभी वहाँ पर कई सारे लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं एमसी के। चीजें देखकर एमसी शॉक हो जाता है और बंदा कह रहा होता है कि हमारी जो ग्रीन टाइगर गैंग है उतनी ज्यादा आसान नहीं बुली करना। तुम्हें पता भी है कि हमने यहाँ पर कितने ज्यादा मर्डर्स किए हैं और कितनी ज्यादा किडनैपिंग की है और तुम यहाँ पर कुछ बच्चे लोग हमारे लोगों को इस तरीके से बुली करने में लगे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बाकी में इस मैटर को जाने दूंगा इतनी आसानी से। और हमारा एमसी इतने लोगों को देखकर डर जाता है। जहाँ पर वो बंदा डरा रहा होता है हमारे एमसी को बच्चे को और कह रहा होता है कि तुम अब कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाओगे, अब तो अपनी जगह को जानो और सारा का सारा पैसा हमारे हवाले कर दो और हमारे सामने अपने घुटनों के बल टिक कर माफी मांगो अपने गुनाहों की। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। त्यान चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि इनके पास चाकू और नाइफ से और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और कहने लगता है कि तुम अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं। और वहीं पर हमारे एमसी को लट कट जाता है और तभी वो नाइफ को अपनी एमसी की तरफ बढ़ाने लगता है और वो गुंडा हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर जो कि अपनी मौत के लिए मांगने में लगा हुआ है तो मैं तुम्हें मार दूं, अगर तुम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तभी वो स्टूडेंट एमसी को बचाने के लिए बढ़ने लगता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो मेरे मास्टर को हर्ट मत कर। लेकिन हमारा एमसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और मुस्कुराने लगता है और हंसने लगता है जोर जोर से और कहने लगता है मैं इसलिए हंसने में लगा हुआ हूँ कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम कुछ गुंडे लोग मिलकर मेरे को हरा सकते हो। और जब टांगरन उसे देखता है तो क्या लगता है कि मास्टर क्या हुआ आप। और तभी स्टाइल में खड़ा होता है हमारा एमसी और उससे क्या लगता है कि तुम्हें वाकई में नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन। तो अब समय आ चुका है रिवील करने के बारे में कि आखिरकार अपन कौन है। मेरे साथ 5,000 ब्रदर्स है और मैं गैंग मास्टर हूँ GGA गैंग का। ये देखकर वो सभी के सभी सुनने पड़ जाते हैं, शौक हो जाते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम इतने ज्यादा डर गए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका डर के मारे। आखिरकार इस मैटर की क्या परेशानी है, तुम अपने आप को गैंग मास्टर कहने में लगे हो, वो भी GGA गैंग के। मैं इतना दूर से हंसने में लगा हुआ हूँ कि मेरा पेट भी दुखने लगा और पागल की तरह हंस रहे होते। और तभी पीछे से कई सारे लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते और चिल्लाते हमारा एमसी कहने लगता है कि ये वह बंदा है जिसने हमारे लिटिल ब्रो को परेशान किया था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें किस तरीके से निपटना चाहिए। तभी वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि हमें इनके टुकड़े कर फेंक देना चाहिए। ये देखने के बाद वो सभी के सभी लोग डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो GGA गैंग का रियल जो बच्चा बोलने में लगा था वो सच है ब्रो, और उनकी फट जाती और माफी मांगते उससे कहने लगता है कि ये बस एक गलतफहमी थी। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि उन सभी को यहीं पर फिनिश कर दो और वो वहाँ से माफी मांगते हुए वहाँ से भागना चालू कर देते और दीवार पर चढ़ जाते और पहली फुर्सत में निकल जाते। और जब उसका स्टूडेंट हमारे एमसी को ऐसा करते हुए देखता है तो वो कहने लगता है कि मास्टर तुम तो वाकई बहुत औसम हो, अब समझ में आया तुम तो गैंग लीडर हो एक। तभी वो डायरेक्टर आता है और उन सभी से कहने लगता है कि इसके बदले में तुम्हें एक्स्ट्रा $100 लगेंगे इस समय। और मैंने यहाँ पर तुम्हें 47 एक्स्ट्रास को यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब $4,700 हो गए। और यहाँ पर हमने तुम्हारी मदद की थी अर्जेंट में एक्स्ट्रास को बुलाने के लिए, तो इसका मतलब 5,000 फीस एक्स्ट्रा लगेगी, तो टोटल मिलाकर हो जाता है $9,700। क्या तुम वाकई में कैश में पे करना चाहोगे या फिर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करोगे। ये सुनने के बाद हमसे कहने लगता है कि शिट ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। इसको देखने के बाद बंदा कहने लगता है अच्छा अब समझ में आया, तो ये सभी के सभी लोग बस एक्स्ट्रा ग्रुप थे और सभी के सभी लोग अपने बारे में बताने लगते कि हम तो बस कुछ लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आए कुछ नहीं। और कहने लगता है कि मास्टर आप इस तरीके की चीज के बारे में भी सोच सकते हो, आप तो अमेजिंग हो।
जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे मास्टर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा मतलब ऑर्डिनरी बंदे नहीं। तभी डायरेक्टर उस बंदे के उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर टोटल मिलाकर $9,700 बनते हैं। जहाँ पर जिन वो यहाँ से जब गया था तो उसने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर बिल को पे कर दोगे। हम लोगों ने उम्मीद करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए थे बिना किसी मतलब के। तभी बंदा अपनी जेब को चेक करने लगता है और कहने लगता है जरा 1 मिनट रुक। लेकिन चेक करता है तो उसके पास पैसे होते ही नहीं और चिल्लाते रोते हुए कहने लगता है कि मैंने सारे के सारे पैसे तो अपने मास्टर को दे दिए थे। और अब उसे अपनी मम्मी की याद आती है और चिल्लाने लगता है मम्मी। तभी कहानी आती है थोड़ी सी प्रेजेंट में और पीपल हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका डॉक्टर उसको मोमो के रिजल्ट के बारे में बताया लगता है और कहने लगता है कि यहाँ पर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ चुकी है और उसी पर डिपेंड करता है इसकी सिचुएशन के बारे में। लगता है कि इस लड़की की सीरियस जो प्रॉब्लम है वो कुछ ज्यादा ही सीरियस है और ये रेगुलरली कंटिन्यूसली यहाँ पर बेहोश होने में लगी हुई है आजकल। और इसे ऐसे कुछ ज्यादा समय पर हॉस्पिटल में मॉनिटर के लिए रखा जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगता है कि ये लड़की डिप्रेशन के लिए काफी ज्यादा मेडिसिन भी लेते हुए आ रही है अभी तक। ये बात जानकर एमसी काफी शॉक होता है और डॉक्टर से बताने लगता है कि सच सच बताऊं तो आजकल की सोसाइटी में ये नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि लोग डिप्रेशन के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इसकी ट्रीटमेंट को अगर इसे ट्रीट करना है सही से तो इस बंदे को और ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा। और लिटिल मोमो वहाँ पर मोमो वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है और हमारे एमसी को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये डिप्रेशन क्यों है इतना ऐसे। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि 1 मिनट जरा, अगर ये डिप्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि डिप्रेशन में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और क्या होगा कि सडनली ये लड़की अगर सुसाइड कर लिया तो। और वो बंदा काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है इस बात को जानने के, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसके डॉक्यूमेंट पे साइन कौन करेगा। और तभी हमें आंखें खुलते हुए दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा एमसी अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा होता है उस पर और हमारी मोमो को हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन मोमो उसको देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और हंसती भी नहीं है। लेकिन हमारा एमसी हार नहीं मानता और पूरी तरीके से उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, क्या ये चीज वाकई में फेल हो गई। मुझे लगा था कि मैं काफी ज्यादा अच्छा एक्टर, लेकिन ऐसा मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, हंसा नहीं पाऊंगा। और एक बार फिर से वो अजीब तरीके की एक्टिंग करना चालू कर देता है। लेकिन मोमो तो हंसने का नाम भी नहीं लेती और हमारा एमसी इसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस लड़की को टीज करना इतना हार्ड क्यों मेरे लिए। और तभी मोमो उससे पूछ लगती है कि मैं यहाँ पर मारी जा चुकी हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम अभी भी जिंदा और मरना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी मोमो कहती है ये तो वाकई बहुत ज्यादा शर्म वाली बात है। और एमसी ये देख बात सुनने कर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके से शर्म वाली बात है। इस दुनिया में कई सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं करने के लिए। और वो लड़की जब हमारे एमसी को इतना सीरियस देखती है तो कहने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और हमारा एमसी भी काफी सरप्राइज होता है ये बात जानकर और जोर जोर से हंसना चालू कर देता है और हंसते हंसते पागल की तरह चिल्लाता है और क्या लगता है कि तुम्हारा जोक तो वाकई में बहुत ज्यादा अम्यूजिंग था। लेकिन मोमो को घंटा फकड़ नहीं पड़ता और उससे पूछ लगती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कोमा में पड़े पड़े कितना समय गुजर चुका है। और तभी वो अपनी हंसी को रोक उसे बताने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सिर्फ आए हुए 2 घंटे हुए हैं। तभी मोमो कहने लगती है कि यहाँ पर काफी समय हो चुका है मुझे आए हुए। और वह खड़ा होने की कोशिश करने लगती है। जैसे वो खड़ी होती है तो एमसी उसे रोकता है, उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो चाहिए कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। और इतना करते करते उसका मोबाइल बजने लगता है, जिसे देखकर वो भी सरप्राइज हो जाता है। वो मोबाइल को चेक करता तो उसकी जो मोमो होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम अपनी डेट के लिए लेट नहीं हो रही हो, अगर तुम जाना चाहते हो वापस जा सकते हो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कंपनी करने के लिए। ये बात सुनकर एमसी को समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो मुस्कुराता और अपने फोन को वापस रख लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में इस तरीके से प्रिटेंड करती हो जैसे कि तुम बहुत ज्यादा रेजिलेंट हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे कंपनी की जरूरत ना हो, खासकर तुम जैसी लवली लिटिल गर्ल को। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा यहाँ पर। तभी मोमो से क्या लगता है कि ठीक है, जो तुम करना चाहो वैसा कर सकते हो। यहाँ पर वो उस स्ट्रेटजी के बारे में सोचने लगता है जहाँ पर उसने लिखी थी और कहा था कि अगर तुम किसी भी लड़की को अपने लिए इस्तेमाल करवा सकते हो तो तुम उससे जैसा कहोगे वो वैसा करेगी फ्यूचर में। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मेरी जो मूवी स्टार लेवल की जो एक्टिंग स्किल्स है मैं उसका इस्तेमाल जरूर करूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए इसको मैं हंसा कर ही रहूंगा। और कई सारे मैसेजेस उसके मोबाइल पर आने में लगे हुए होते हैं और मन में सोचते देखकर कहने लगता है कि लिटिल मे तुम बस मेरा थोड़ा और इंतजार कर लो और मैं तुम्हें देखने के लिए जरूर आऊंगा, वो भी इस चिक के साइन करवाने के बाद। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मोमो वहाँ पर अपनी उस बुक को पढ़ने में लगी होती है। तभी एमसी उसे हंसाने के लिए एक बार फिर से आता और उसे कुछ दिखाता है। उससे क्या लगता है कि जरा तुम इसे देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कॉमेडी कलेक्शन है। लेकिन मोमो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देती और वो उसे बजाना चालू कर देती। जब दोनों से देखने लगते तो उनकी कॉमेडी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारा एमसी हंसता है लेकिन मोमो नहीं। और वो पागल की तरह हंस रहा होता है उनके जोकों और वो पागल की तरह हंसते 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 वहीं पर गिर जाता, लेकिन मोमो के चेहरे पर एक रिएक्शन भी नहीं आती। और जब ऐसा होता है हमारा एमसी देखता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो काफी सरप्राइज होता है और आखिरकार हार मान ही लेता है। अब कोई दूसरा तरीका सोचने लगता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, दूसरा तरीका ढूंढना होगा मुझे। और मोमो वापस से अपनी बुक को पढ़ना चालू कर देती है। तभी हमारा एमसी एक और ट्रिक लेकर उसके पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि चलो हम लोग इस चेस को क्यों ना खेलते। इसको देखकर वो भी मान जाती है और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर इस पर हरा देता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर उसके सिग्नेचर लेने में कामयाब रहूंगा, क्योंकि आखिरकार मैंने काफी ज्यादा चेस खेला है अपने बचपन में। और 10 मिनट बाद दिखाया जाए यहाँ पर गंदी तरीके से हमारे एमसी को मोमो ने हरा दिया होता है, जिसको देखकर हमारा एमसी की फट जाती है और कहने लगता है कि ये बंदा तो वाकई में बहुत ये बंदी तो बाकी बहुत अच्छी है गेम खेलने में, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये इतनी अच्छी क्यों है गेम खेलने में। तभी मोमो उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे इस गेम में 6 बार हार चुकी है ऑलरेडी और ये चीज काफी ज्यादा बोरिंग और वापस से बुक उठाकर पढ़ने लगती है।
तभी एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस लड़की से निपटना वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड है, इसे तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। और जब इतना सोच ही रहा होता है तभी पीछे से कुछ लोग आ रहे होते हैं और फाइनल प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बंदा कहने में लगा हुआ होता है कि तुम्हारा जो डिस्चार्ज है उसे सेलिब्रेट करने के लिए आखिरकार हम डिनर करने के लिए क्यों ना जाए आज रात को। तो ये बंदा कहने लगता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैसा लगा कि हम लोग यहाँ पर जहाँ पर जाने से पहले एक और बार एक सेट और खेल लें। और बंदा भी मान जाता है। तो वो कहने लगता है कि हम जैसा खेलते हैं वैसा ही खेलेंगे, हम लियो क्यू खेलेंगे जंगल पोजीशन में। दूसरा बंदा कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और वो दोनों अपना गेम खेलना चालू कर देते। तभी एमसी उसको देखता कहने लगता है कि अगर वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मोमोज को इसका बिहेवियर देखकर समझ जाती है कि इस बंदे को इस पर बिल्कुल भी पता नहीं कि ये क्या होता है। और वो एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं उससे कहने लगते के लिए कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है 8th सीजन में इंडिजीज ग्लोरी गेम का, और इस बंदे ने नेफ रेड किया है कम से कम 65 टाइम, और वो नेक्स्ट सीजन में नेफ रेड करने वाला है। जिसे सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारी जो मोमो है वो गेम्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है। और वो उन दोनों को घूरना चालू कर देता है और जो सामने बंदा खेलने में लगा हुआ होता है वो क्वाड्रा किल करने में कामयाब रहता है और कह रहा होता है कि सभी के सभी लोग मिड लाइन में इकट्ठे हो जाओ, हमारी विक्ट्री पक्की है। और वो दोनों उस गेम को जीतने में कामयाब रहते हैं और एमवीपी मिलता है। यहाँ पर उसके साथ ही उससे कहने लगता है कि तुम्हें फिर से एमवीपी मिल चुका है ब्रो, तुम तो वाकई बहुत औसम हो। दूसरा बंदा कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं औसम हूँ, आखिरकार मैं फर्स्ट लोकल लीग प्लेयर जो हूँ इस पूरे इस जंगल पोजीशन में। तभी हमारा एमसी उस बंदे के पास आता और अपना मोबाइल दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि हे तुम दोनों प्रोज, क्या तुम हमें भी खिला सकते हो अपने साथ? कैसा लगा कि हम लोग 2v2 मैच करें यहाँ पे? तभी मोमो से पूछ लगता है, कहने लगता है कि तुम्हारे बारे में क्या। लेकिन मोमो तुरंत मान जाती है और हमारा एमसी उन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगता है। अभी उस बंदे की नजर हमारे मुंह पड़ जाती है और वो उसको देखकर कहने लगता है कि ये बंदी तो वाकई बहुत ब्यूटीफुल है और मान जाता है उसकी रिक्वेस्ट को लेकर और कहने लगता है कि चलो हम लोग दोनों साथ में मिलकर खेलते हैं। और तभी उस बंदे की नजर हमारी मोमो के पैरों पर जा रही होती है और कह रहा होता है कि ये लड़की मेरे टाइप की है। और एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस गेम में, तो कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये किस तरीके का इंटरफेस है। तभी मुंह से पूछ लगता है कि आखिरकार ये आइकन का क्या मतलब है। वो कहने लगती है कि इसका इक्विपमेंट है इसका मतलब। तभी पूछ लगता है कि इसका मतलब सर्कल है। वो बताती है कि इसका मतलब स्किल है। जब ये बंदा हमारे एमसी को इतना नूब में देखता है तो कहने लगता है कि ये बंदा इस लेवल पर मेरे साथ खेलना चाहता है, आज ये लड़की मेरे को बिलोंग करेगी चाहे कुछ भी हो जाए, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। और तभी वहाँ पर उनका गेम स्टार्ट होता है और उस गेम के दौरान ये चारों के चारों वहाँ पर आ जाते हैं खेलने के लिए। उनकी फाइट स्टार्ट होती है और वह बंदा काफी ज्यादा प्रो होता है तो काफी ज्यादा जल्दी लेवल अप करना चालू कर देता है और कह रहा होता है कि ये पूरा का पूरा गेम मेरे कंट्रोल में है और मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार कितना पावरफुल हूँ मैं। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि हमारी जो मोमो होती है उसने एक ही झटके में उस बंदे को वहीं पर हरा दिया देता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है। और हमारा एमसी पूछ लगता है कि अगर तुमने इस स्किल का इस्तेमाल कैसे किया। तभी बंदा वापस से आता है और अपने सपोर्ट को बुलाते हुए उससे कहने लगता है कि एक बार फिर से मुझे सपोर्ट करो। तभी अगला प्लान से चुपके से अटैक करने का होता है, लेकिन हमारी मोमो फिर से उन दोनों को वहीं पर आकर मार देती है जो कि डबल किल होता है, जिसको देखकर उनको इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आया कि ये मॉन्स्टर आकर मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तभी वो दोनों वापस से जिंदा होते हैं और अपनी पूरी आर्मी को लेकर हमारी मोमो पर भगने लगते हैं और कहने लगता है कि हम दोनों सभी के सभी मिलकर उस पर अटैक करेंगे और वहां से गुजर रहे होते। तभी हमारा एमसी वहां पर छुपकर सिर्फ और सिर्फ देख रहा होता है गेम में और मोमो से पूछता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी मोमो कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर बस बैठे रहो, बिल्कुल भी मूव मत करना, बाकी का चीज मैं संभाल लूंगी। और वो मान जाता है। तभी पीछे से वो बंदा हमारे मोमो को देख लेता है और हमारे मोमो पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, जिसको देखकर एमसी डर जाता है और उससे कहने लगता है कि मोमो वहां से भागो। लेकिन मोमो वहां से भागती नहीं बल्कि अपनी सुपर फास्ट स्पीड के साथ उन सभी को वहीं पर मार देती है एक झटके में और वहां पर वो लेजेंडरी का विक्ट्री जीत जाती है लेजेंडरी के साथ। तभी हमारा एमसी देखकर कहने लगता है कि ये गेम वाकई में इतना ज्यादा आसान है, अब मुझे समझ में आया, तुम तो यहाँ पर इतनी आसानी से इस गेम को जीत सकती हो। और तभी पूछ लगता है कि ये क्या चीज है, लेकिन उस बंदे को अपनी हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती, तो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये बात बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एक और मैच खेलना चाहूंगा। और 20 मिनट बाद दिखाया जाता है कि वो 18 बार हारता है और मोमो 18 बार जीतती है। तभी हमारा एमसी मोमो की तारीफ करता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में सुपर गेम प्लेयर है मोमो। और वो बंदा इस शौक को झेल नहीं पाता और उसका साथी उससे कहने लगता है कि ब्रो इस तरीके से कम्पीट करते रहोगे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, अब हमें रुक जाना चाहिए। वो बंदा उदास होकर कह रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसे हार सकता हूँ, मैं इस गेम में सुपर एक्सपर्ट हूँ, तो एक लड़की से कैसे हार सकता हूँ मैं। और कहने लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा स्पेशल टूल मेरे पास लेकर आओ। ये देखकर वो बंदा शौक हो जाता है उसका साथी और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में उस चीज को बाहर निकलना चाहते हो। तो ये बंदा कहने लगता है एग्जैक्टली मैं वैसे करना चाहता हूँ, मेरा जो लिमिटेड एडिशन सुपर मारियो नेक्स्ट डोर वाला वो लेकर आओ। और जैसी मोमो इस नाम को सुनती है तो वो थोड़ा रिएक्शन देती है और उससे कहने लगती है कि सुपर मारियो नेक्स्ट डोर जो कि 2000 में पूरी तरीके से गायब हो चुका था क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था और कोई कैसे खेलना नहीं चाहता था। तो बंदा कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही अकेला एक ऐसा बंदा हूँ पूरी कंट्री में जिसके पास ये गेम है मौजूद है और ऑलरेडी लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ। अगर तुम लेवल 3 को पास कर लेती हो तो मैं ये कार्ड तुम्हें दे दूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाती हो तो तुम्हें मुझे किस करना होगा। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही दूर जा रहे होता है। ये बंदा कहने लगता है अच्छा तो तुम वाकई में एक लूजर हो। और तभी मोमो मान जाती है उसकी शर्त से और हमारा एमसी उसको देखकर शॉक हो जाता है और मोमो भी काफी ज्यादा सीरियस होती है इस मैटर को लेकर। और फाइनली आखिरकार मोमो मुस्कुरा देती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारे चैनल को एक्सेप्ट करती हूँ, जिसे देखकर एमसी काफी शॉक होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मेरी लाइफ में जैसा पहली बार है जब मैं मोमो को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ देख रहा हूँ। लगता है कि ये मोमो को सबसे ज्यादा हैप्पी मोमेंट है। और यहाँ पर हमारी मोमो उस गेम को खेलना चालू करती है
और वो बंदा मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ होता है कि फाइनली मैं इस गेम को काफी समय से खेलते हुए आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा हुआ करता था और मुझे इसके हर एक रूट के बारे में पता हुआ और इसी की मदद से मैं लेवल 3 पर पहुंचने में कामयाब रहा था। और बात करें इस लिटिल गर्ल के बारे में, तो इस लिटिल गर्ल को हमारे इस ट्रैप के बारे में, इस गेम के पैसेज के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि ये फर्स्ट लेवल को ही पार कर पाएगी। तुम तो कुछ ज्यादा ही नेवो लिटिल गर्ल। लेकिन इतना सोचते सोचते हमारी मोमो तो ऑलरेडी लेवल 4 तक पहुंच जाती है और उस बंदे के वहीं पर मुंह शटअप हो जाता है और गेम ओवर हो जाता है लेवल 5 पर। ये देखकर वो सभी के सभी लोग उदास हो जाते हैं और उस बंदे का दिल टूट जाता है देखकर। यहाँ पर हमारा एमसी शांत कराता है, उसे क्या लगता है कि कोई बात नहीं मोमो, हम इसे आगे फिरते कर सकते हैं। और सामने वाले बंदे को इतना शौक लगता है कि उसके मुंह से खून निकल पड़ता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और दोनों को तुम देखकर वो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ है इसको। अब तभी उसका साथी उससे लगता है कि आपके साथ क्या चलने में लगा हुआ है, आप मुझे इस तरीके से मत डराइए बॉस। लगता है कि इसका जो एप्लेमेटिक सीजर है वो वापस से स्टार्ट हो चुका है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए वहां से जाने लगता है। तभी उसे कोई रोक और उस रोकने वाला उसका साथी होता है और क्या लगता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं एक गेम नर्ड हूँ, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हूँ गेम्स में और मैं हमेशा शब्द को जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। और तभी वो आगे बढ़ता और वो उस वीडियो गेम वाले डिस्क को निकाल उसे देते उससे क्या लगता है कि तुम इस हाई लेवल गेम को इस गेम के टेप को डिजर्व करती हो मुझसे ज्यादा और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका ख्याल रखोगी। और भाई अपने सबसे ज्यादा क्लोज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को वो उसे सौंप देता है। ये देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक होता है और क्या लगता है मन में सोचते हुए क्या मैं वाकई में सपना देखने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि इस वक्त लिटिल मोमो हंसने में लगी है और सिर्फ मुस्कुराती नहीं है भाई, स्माइल तो देखो इसकी। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने पेशेंट से कहने में लगा होता है कि तुम आखिरकार इसे इतना ज्यादा लेट क्यों लेकर आए हो हॉस्पिटल में। तभी वो उसकी दादी अम्मा जो भी होती है वो उससे कहने लगती है कि मुझे भी इसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि इसकी बीमारी भी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी डॉक्टर उससे कहने में लगा होता है कि इसकी जो करंट स्टेट है इसके लिए बेटर है कि जो हॉस्पिटल में यहीं पर होकर अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए। दूसरी तरफ उन गेमर की हालत बहुत ज्यादा पतली हो गई होती है। उसका साथ ही उससे क्या लगता है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम डॉक्टर से वापस ट्रीट नहीं होना चाहते। वो अंदर शौक के मारे कह रहा होता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरी जो अंतरात्मा है पूरी तरीके से साफ हो चुकी है और मुझे एनलाइटमेंट मिल चुकी है। और मोमो उस गेम को देखकर, उस डिस्क को देख काफी खुश हो रही होती है और कह रही होती है कि फाइनली मुझे सुपर मारियो नेक्स्ट डोर मिल चुका है। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस लड़की के साइन करवाने होंगे। और जब वो बिजी होती है अपने ख्यालों में तो हमारा एमसी से बुलाता है और कूल बनकर हमारी मोमो के नजदीक आते उससे कहने लगता है कि यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो मैं तुमसे कहना चाहता था अपने दिल से। अब जब तुम और मैं यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं तो मैं अपना जो सीक्रेट है वो तुम्हें कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता हूँ। और हमारी जो मोमो होती है इस वक्त काफी ज्यादा खुश होती है और वो सुनने के लिए तैयार होती है उसकी बात। और तभी हमारा एमसी चैन की सांस लेता है, अपने अंदर भरता है जोर से और एक ही सांस में सभी के सभी लोगों के बारे में तारीफ करना चालू कर देता है और बताया लगता है किस तरीके से उस बिला में सभी के सभी लोग पागल लोग भरे पड़े हैं तुम्हें छोड़कर, लेकिन तुम ही अकेली एक ऐसी हो जो कि लिटिल क्यूट हो। तुम काफी ज्यादा जेंटल और कंसिडरेट हो, दूसरे के बारे में समझती हो, सोचती, तुम बाकी के लोगों से पूरी तरह से डिफरेंट हो। तुम बस किसी फिनिक्स की तरह, किसी ड्रैगन की तरह हो। और वो मख लगाने की कोशिश कर रहा होता है पूरे का पूरा मोमो को और कह रहा होता है कि तुम अगर आप अपने इस चार्म को स्प्रेड कर दो हर जगह पर और अपनी काइंडनेस को हर जगह पर फैला दो तो कितना अच्छा होगा। और तभी डॉक्यूमेंट निकाल उससे कहने लगता है कैसा लगे तुम इस पर साइन कर दो और तुम जैसी काइंड गर्ल डेफिनेटली इस पर साइन जरूर कर देगी, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन हमारी मोमो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। तभी हमारा जो मोमो है उसको समझाती है, उससे कहने लगती है कि तुम उसको उन सभी के बारे में इस तरीके से व्यवहार मतलब इस तरीके से बातें नहीं कर सकते, खासकर बुरी बातें। तो सभी के सभी लोग जितने भी लोग हैं वो तुम्हारे लिए चीजें डिफिकल्ट नहीं करना चाहते। ये बात सुनकर एमसी सरप्राइज होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और तुम ऐसा कैसे कह सकती है कि वो लोग ऐसा नहीं चाहते दिल से। और मोमो कुछ भी नहीं कहती उसके बाद और वो उस बात को पूछने के लिए बार बार फोर्स करने लगता है और कहने लगता है कि जरूर मिस्ट्रेस आप बताओगी भी आखिरकार क्या कहना चाहती हो, पूरी बात भी तो कर दो। तभी वो बताने लगते कि हम लोग वाकई में ग्रैंड पापा इंडेप्टेड है, हम बस उनकी काइंडनेस को रीपे करना चाहते हैं। ये बात सुनकर एमसी को फिर से कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या रही है यार और पूछने लगता है हमारा एमसी आखिरकार ये जो मैटर है वो ग्रैंडपा से रिलेटेड क्यों है और वो कुछ भी नहीं कहते। ये बात सुनकर एमसी उसे फोर्स करने लगता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे कुछ पूछने में लगा हुआ हूँ, मैं तो बस तुमसे कह रहा हूँ इस पर सिग्नेचर करने के लिए, क्या इस सिग्नेचर के पीछे कोई सीक्रेट छुपा हुआ है, अगर क्या स्टोरी छुपी हुई है। लेकिन इतना पूछने के बाद भी मोमो उससे कुछ नहीं कहती, जिससे कि उसका प्रेशर काफी बढ़ जाता है, उसका ब्लड प्रेशर एमसी का। और कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की ने इरिटेट क्यों है और जोड़ जोड़ते अपना सर खुजाने लगता है। और तभी मोमो से बताने लगते कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि एक बार ग्रैंडपा मर गए हैं तो अब हमें ये बिला छोड़कर वहां से चले जाना चाहिए। लेकिन जब हम ग्रैंडपा से जाकर वो भी लास्ट टाइम तो उन्होंने उम्मीद किया था कि हम लोग उस घर में रुके। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि वाकई मेरे ग्रैंडपा ने तुमसे कहा था वहां पर रुकने के लिए। तभी मोमो से कहने लगता है कि जी हाँ ऐसी ही बात। इसको देखकर एमसी उससे जोर से चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने लिटरली मुझसे आकर पूछा था कि तुम लोगों के मैं साइन लूं अगर उस घर को हासिल करना चाहता हूँ। तो आखिरकार इस तरीके का यूजलेस डिसीजन क्यों बनाया उन्होंने, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरे दिमाग ग्रैंडपा का दिमाग पूरी तरीके से खराब था और पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे। तभी वो कहने लगते कि ग्रैंडपा वाकई बहुत स्मार्ट मैन है और उनके खुद के ऐसे रीजन है तुम्हें टेस्ट करने के लिए, वो भी 2 सालों के लिए। ये बात सुनकर एमसी चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि मुझे 2 सालों के लिए टेस्ट करने में लगे हुए हैं, अब तुमसे मुझसे ये मत कहना कि 2 ईयर का जो नैनी कॉन्ट्रैक्ट है वो ग्रैंडपा का आइडिया था। आखिरकार जो ओल्ड मैन है वो करना क्या चाहता है, क्या प्लॉट कर रहा है। वैसे भी वो मुझसे कहा कि वो मुझे घर देगा, लेकिन दूसरी तरफ
इसने इस तरीके की प्लॉट बिठा दिया मेरे सामने, आखिरकार इन सब का मतलब क्या है। और वो मोमो को जोर जोर से हिलाना चालू करने लगता है और कहने लगता है कि तुम इस तरीके से वहाँ पर बैठी मत रहो, मुझे बताओ और तुम जो भी जानती हो उसके बारे में मुझे सब कुछ बताओ। आखिरकार वो ओल्ड मैन क्या करवाना चाहता है मुझसे। और तभी मोमो कुछ नहीं कहती और अचानक से थोड़ी देर बाद बोल पड़ती है कि तुम अकेले ऐसे बंदे नहीं हो जिसका इस प्रॉपर्टी पर हक बनता है और इनहेरिट कर सकता है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को। ये बात जानकर वो काफी शौक हो जाता है। तभी वहाँ पर एक बंदे को भगते हुए उसकी तरफ आते हुए दिखाया जाता है। इसको देखकर वो शौक हो जाता है और वो बंदा आकर उस दरवाजे को बंद कर लेता और कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मुझे डायग्नोस करो। डॉक्टर उससे कह रहा होता है कि मैं तो बस चेक करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं करना चाहता। तभी बंदा चिल्लाता है उससे कह लगता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं, और वो उस कमरे का लॉक लगा लेता है। तभी डॉक्टर कहने लगता है कि तुम इस तरीके से ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं है और उस बंदे को शांत कराने की कोशिश करने लगता है डॉक्टर। लेकिन वो बंदा मानने के लिए वो तैयार नहीं होता और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मेरी बात मानते क्यों नहीं तुम लोग। और मैं ये बात भी समझ रहा हूँ कि तुम लोग मुझे बस कैद करना चाहते हो। ये बात सुनकर डॉक्टर उससे कहने लगता है कि तुम जाओ और सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर बुला के लाओ, हम यहाँ पर कुछ भी क्रेजी नहीं करने दे सकते उस बंदे को। और एक और चीज, क्या इस रूम के अंदर कोई मौजूद था? तभी वो नर्स उससे कहने लगती है कि हाँ, यहाँ पर एक बंदा मौजूद था, यहाँ पर एक पेशेंट है और उस पेशेंट का उसका फैमिली मेंबर भी अंदर मौजूद है। जहाँ पर वो बीमार बंदा उनके पास आकर कहने लगता है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा। एमसी पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तभी बंदा एक नाइफ निकालता और एमसी को डराते उससे कहने लगता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। जिसको देखकर एमसी डर जाता है और वो बंदा चाकू निकालकर डराता है उनसे कहने लगता है कि वो बेवकूफ समझते नहीं इस बात को, मैं बीमार नहीं हूँ और कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं बस कुछ हेलुसिनेशन देखने में लगा हूँ जब भी मैं बाहर निकलता हूँ और इस समय पर मुझे तुम दोनों दिखाई दे रहे हो, मैं जरूरी तुम दोनों मेरे हेलुसिनेशन हो गए, एक इल्यूजन हो। ये देखकर एमसी कहने लगता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम हमारे नजदीक मत आओ तो बेटर रहेगा। लेकिन वो बंदा पागल की तरह हंसने लगता है और कहने लगता है कि मुझे अगर अपने इस हेलुसिनेशन को दूर भगाना है तो मुझे कुछ नहीं, तुमसे निपटना होगा बस और तुम्हें मार देना होगा। और पागल की तरह हंसना फिर से चालू कर देता है और हमारे एमसी को और मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बंदा करना क्या चाहता है। तभी एमसी सीरियस मोड में आता है और मोमो को कहता है कि शायद कुछ भी हो तो हमसे दूरी बनाए रखना, मैं इस बंदे को अभी निपटा देता और अगर मैं ऐसा करता हूँ क्या तुम साइन कर दोगी? तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? यहाँ पर हमारा एमसी हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन वो डायरेक्टली मना कर देती है, कहने लगती है नहीं, मैं साइन नहीं करने वाली, और जो ग्रांड पा ने टेस्ट तुम्हारे लिए पर्सनली बनाया हुआ अरेंज किया है तुम्हें पास करना होगा और उसी के बाद मैं तुम पर साइन करूंगी उस डॉक्यूमेंट पर। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम उस चीज को वापस से क्यों मेरे सामने लेकर आ रही हो लिटिल गर्ल, और तुम ये ज्यादा स्टबर्न क्यों हो? तभी बंदा हमारे एमसी को क्लोज आने लगता है तो एमसी उसे डराता है, उससे कहने लगता है कि तुम हमारे नजदीक आने की कोशिश मत करना। और वो बंदा पागल की तरह स्माइल मारते हुए एमसी के नजदीक आने की कोशिश करने लगता है और वो फिर से धमकाता है, कहने लगता है कि तुमने अगर एक भी स्टेप आगे ली तो मैं छोड़ने नहीं वाला। और तभी मोमो उसके आगे आ जाती है जिसको देखकर एमसी डर जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मोमो। तभी मोमो उससे कहने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वो बंदा अपने नाइफ को घुमाने लगता है, उससे कहने लगता है कि तुम मेरे नजदीक आने की हिम्मत ही मत दिखाना, तुम सभी के सभी लोग मुझे चोट पहुंचाने के लिए आए हुए हो, मैं तुम सभी को मार दूंगा। और वो मोमो की तरफ अपनी नाइफ को बढ़ाने लगता, लेकिन तभी जैसे वो नाइफ से अटैक करता है तो हमारा एमसी मोमो को बचाने के लिए पीछे की तरफ खींच लेता है और वो काफी सीरियस हो जाता है इसको देखकर एमसी, और मोमो भी काफी सफरत हो जाती है। जहाँ पर वो बंदा अपने नाइफ को पटक कर वहीं पर रोने लगता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस तरीके से क्यों बन चुका हूँ, मैं इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। ये देखकर वो कहने लगता है कि ये क्या चल रहा है और बंदा रो रो कर कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सच में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। और वो सर पटक पटक कर माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि मैं सच में बता रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रहा, मुझे लगा कि तुम सभी लोग मेरा वहम हो और कुछ भी नहीं। अगली तरफ दिखाया जाता है कि जहाँ पर जो वो मैंगलियान है वो भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं, वही नहीं बल्कि मैं सभी के सभी पढ़ाकर कह रहे होते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मोमो इस वक्त कैसा कर रही है। जहाँ पर युनबाओ, सेकंड सिस्टर और जो बिग सिस होती है वो तीनों पहुंचने के बाद सेकंड सिस्टर उससे कहने लगती है कि जो जुनबो है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो रास्ते में छोड़कर नहीं चला गया होगा और अपनी डेट के लिए। ये देखकर युनबाओ उससे कहने लगती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली मैं। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर कहने लगता है कि जल्दी से जाओ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को यहाँ पर लेकर आओ, क्या वो लोग अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं? तभी वो बंदी कहने लगती है नर्स कि वो लोग बस रास्ते में ही है। तभी सभी लड़कियां हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं और देखकर कहने लगती है कि आखिरकार इतने ज्यादा लोग क्यों खड़े हुए हैं इस दरवाजे के सामने। तभी वो डॉक्टर से बताता है कि एक मेंटल डिसऑर्डर वाला पेशेंट सडनली इस कमरे के अंदर घुस गया और आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है और एक पेशेंट इसके अंदर है अपने रिश्तेदार के साथ, हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये बात सुनकर जो वही मैंगलियन होती है वो काफी सरप्राइज होते चिल्लाते उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार जो हॉस्पिटल वाले हैं वो इस तरीके का बिहेवियर कैसे अलाउ कर सकते हैं। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पेशेंट है वो हमारे हॉस्पिटल का नहीं है और उस समय पर हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये बात सुनने के बाद युनमा को गुस्सा आ जाती है, उस बंदे को कॉलर पकड़ लेती है और कहने लगती है अगर कुछ भी उसे हो गया मोमो को तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी जो सर्जरी मैं खुद कर दूंगी। तभी सेकंड सिस्टर आती है और उससे पूछने लगती है कि अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तभी डॉक्टर उससे कहने लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने के लिए हमने भेजा है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे जल्दी और उस समय पर जो सिचुएशन है वो पेशेंट्स को स्टेबलाइज खुद करनी पड़ेगी। दूसरे पर बंदा माफी मांग रहा होता है, कहने लगता है कि ये मेरी गलती थी, मैं वाकई में तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं नहीं चाहता कि इस हॉस्पिटल में मुझे इस तरीके से बंद कर दिया जाए, मैं बस एक नॉर्मल बंदा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई लोग मुझे मैंने कहकर बुलाया, पागल कहकर बुलाया। जब वो रो रहा होता है तभी मोमो उसके पास जाती है, उसे शांत कराती है और उससे कहने लगती है कि मैं समझ सकती हूँ, मैं ये बात समझ सकती हूँ पूरी तरीके से, और अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है जहाँ पर उसके साथ बचपन में भी ऐसा ही हुआ था कुछ, उसके पैरों से भी खून निकलते हुए दिखा जाता है और कह रही होती है कि मैं पूरी तरीके से बीमार नहीं हूँ बिल्कुल भी, और कहती है उससे कि मैं ये समझ सकती हूँ कोई भी हमारी फीलिंग्स को नहीं समझता। और जब हमारा एमसी इसको इस तरीके से ये कहते हुए देखता है तो वो काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए कि आखिरकार इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। और मोमो उससे कहने लगती है
मैं जानती हूँ कि तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते हो। और वो बंदा रो रहा होता है। फिर तभी बाहर से आवाज लगती है किसी के चिल्लाने की, और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग अंदर मौजूद हो, और वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं। और वो बंदा कह रहा होता है क्या कोई पागल यहाँ पर अंदर आ चुका है। और जैसे ही बंदा पागल शब्द सुनता है उसका दिमाग फिर से खराब हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझे पागल कहने में लगे हो, मैं पागल नहीं हूँ। और वो वापस से अपनी नाइफ को उठा हमारी मोमो पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और कहने लगता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, पागल नहीं हूँ, तुम सभी के सभी लोग पागल हो। ये बात देखते हुए हमारा एमसी सरप्राइज हो जाता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम सभी के सभी इल्यूजन हो मेरा, और कुछ भी नहीं, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और वो मोमो की मारने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हें भी इस फीलिंग को समझना चाहिए। और मोमो को काफी ज्यादा पेन होने लगता है, इसके दर्द होने लगता है। तो एमसी इसको देखकर झेल नहीं पाता और कहने लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, तुम जल्दी से मोमो को छोड़ दो। और एक चीज फेंक कर उसके मुंह पे मारता है, और वो गिलास होता है कांच का, जिससे कि उस पेशेंट के चेहरे पर चोट लग जाती है। और वो एक पल के लिए मोमो को छोड़ देता है और मोमो नीचे गिरने लगती है। तभी हमारा एमसी फुल स्पीड में मोमो को बचाने के लिए उसकी तरफ पहुंच जाता है और उसको पकड़कर उससे कहने लगता है कि मोमो क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर मोमो की खांसी निकल पड़ती है क्योंकि उसकी सांस ऑलमोस्ट खत्म हो गई होती है उसके दबाने के कारण उस बंदे के। तभी वो बंदा हंसने लगता है और हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और आपकी बार के मेरे जो हेल्यूसिनेशंस है, मेरे जो इल्यूजन्स है, वो वाकई वो अपनी मौत खुद हासिल करना चाहते हैं। अब जबकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं, तो तुम्हारे में तोड़े तोड़े कर दूंगा और तुम्हें मर जाना चाहिए। और वो वापस से चाकू लेकर हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और वो बंदा कह रहा होता है कूदते हुए कि तुम्हें भी हमारे साथ मर जाना चाहिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम वाकई मरना चाहते हो मेरे हाथों से, जो तुम पर मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तभी एमसी उसके हाथ को पकड़ता है और घूम दो ही पचाट दे मारता है और वो बंदा जमीन पर जाकर सीधे गिर जाता है। और इसी गिरने के साथ वो बंदा वहां से उठ नहीं पाता दोबारा, और एमसी काफी थक चुका होता है। और तभी एमसी उससे कहने लगता है मोमो से, हे मोमो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डॉक्टर का काम होता है इस बंदे को सही करने का, ना कि तुम्हारा। तुम इस तरीके से नहीं जा सकती उसे सही करने के लिए, याद रखना मेरी बात। और मेरी जॉब है इस बंदे को डॉक्टर तक पहुंचाने की, जो कि मैंने पूरी कर दी है। ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट। और कमेंट करके जरूर बताना अगर इस बार गाइस अगर रिएक्शन देते हो तो ही मैं अगला चैप्टर लाने वाला हूँ इस सीरीज का, वरना इसको मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरा ले लेंगे हम। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।